वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों की तरफ होता हुआ कारोबार कुछ अहम लेवल पर पहुंचते हुए, इनफेक्ट तोड़ते हुए और उससे भी नीचे पहुंचते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी बचा है आखिरी 1.5 घंटा इस सीरीज का। कुछ रिकवरी होगी या फिर रहेगा माहौल खराब ही, इसी पर होगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बस एक ही बात अच्छी है, कल हमारी है छुट्टी, क्योंकि उससे पहले अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो हर जगह लाल निशान है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे सर कह रहे थे तोड़े भी हैं। तो क्या मायने हैं इसके, क्या अहमियत है और एक्सपायरी के लिए आपको क्या पर रखनी है नजर आखिरी 1.5 घंटा एक्सपायरी का। आइए सबसे पहले तो इस समय की बड़ी बातें जानते हैं सर। दीपा, तेज गिरावट के साथ भारतीय बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। डबल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 17,900 के करीब है तो बैंक निफ्टी करीबन 900 अंक नीचे 41,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 3.5% है कमजोर और सभी इंडेक्स लाल निशान में आपको नजर आएंगे। हरियाली ढूंढने से भी न मिलेगी, कोशिश ना करें। एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, ये तो सब कमजोर है। ये रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में रियल एस्टेट शेयरों को भी जोरदार पिटाई हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी बचे नहीं है। 1 से 2% तक की गिरावट आपको वहां नजर आएगी। डाउ फ्यूचर्स करीब 60-70 अंक नीचे है, कोई खास नहीं, हल्का फुल्का है, वो ठीक है। और यूरोप के बाजारों में भी सपाट कारोबार है। इससे आप समझ ही गए होंगे जो कुछ तकलीफ, दर्द, नुकसान, पीड़ा, व्यथा, व्याधि, मुश्किल, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे बाजार में। बिल्कुल सर। ओके, तो थोड़ा बाजार की जो चिंता बनी हुई है उसी पर एक बार सर आपकी राय जानना चाहूंगा। ये एक्सपायरी रिलेटेड है। सुबह हमने देखा अदानी ग्रुप पे एक्शन हुआ, उसकी वजह से फिर ये सारे स्टॉक्स थोड़ा और कह सकते हैं मूड माहौल बिगड़ा, या फिर कुछ और है? क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। 17 जनवरी के बाद पहली बार हमने 42,000 तोड़ा। अभी तो 2 दिन 43,000 क्रॉस किया था, आज एक ही सेशन में 42,000 भी तोड़ दिया। क्या चल रहा है सर? ये न कोई ग्लोबल मार्केट से है, न एफआईएस की बिकवाली से है, न कोई एक्सपायरी से है। किसी वजह से कुछ भी नहीं है। ये अगर है तो सिर्फ एक ही वजह है कि जो आज सुबह से चर्चाओं में चल रही हिडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसमें अदानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने जो सवाल उठाए थे और उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयरों की जो पिटाई होना शुरू हुई, काफी तेज गिरावट हुई, उसका असर पूरे ब्रॉडर मार्केट में पड़ता है। जाहिर सी बात है, देखिए अदानी के ग्रुप के शेयरों ने पिछले 2 सालों में जो जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो सेंटीमेंट के लिहाज से उन शेयरों का कमजोर होना खराब है। मजबूत होते हैं तो सेंटीमेंट भी आपको अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है, एसीसी, अंबुजा, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज और बाकी कैश मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो इतनी तेजी से घटे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है और उसी ने बाजार का मूड माहौल खराब किया है और उसके चलते आप बिकवाली तेज होते हुए देख रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, चलो अदानी ग्रुप के शेयरों पर कोई रिपोर्ट आई, सही गलत झूठी सच्ची जो भी है, और अदानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि वो सब इनको नकार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और रिपोर्ट में काफ़ी पुरानी बातें लिखी गई और जिनका आज से कोई लेना देना नहीं है। क्या सही है क्या गलत है वो एक अपनी जगह है, लेकिन बैंक्स क्यों गिरे हुए हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा टूट जाता है तो वो और बड़ी चिंता की बात है। उसका कारण ये कि रिपोर्ट में जो साफ कहा कि जो उनके डेट को लेकर और सवाल जो है, उसके चलते जो एक बिकवाली हुई है वो बैंक्स में ज़्यादा होती हुई दिखी है। अच्छा, सो बैंक्स में बिकवाली की वजह यही कि अल्टीमेटली कर्ज बैंक्स का है। एग्जैक्टली है ना। तो उस वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों की बिकवाली बैंक में फैलती हुई दिखी। अगर आप देखेंगे दोनों चार्ट्स मिलाकर साथ में, तो बैंक्स पहले नहीं गिरे, बैंक्स बाद में गिरना शुरू है। अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट ज्यादा हुई। तो आज के सेशन में अब इसको है ना दीप, आप जैसे मानना है वैसे मान लें। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आकर कोई न कोई खराब खबर कहाँ से आएगी, कोई डाउ से आए, कोई यूरोप से आए, या किसी डॉलर इंडेक्स या किसी और चीज से आए, चाइना से आए, या हमारे अपने यहाँ से आ जाए, ऊपर के रेंज पे आपको खराब खबर। और मजे की बात देखिए कि इतनी सब कुछ होने के बाद भी आप नीचे के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। 17,750, 17,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसका जिक्र हमने, कोई ऐसा दिन गया नहीं होगा, कोई ऐसा शो गया नहीं जिसमें हम 17,750, 17,850 की बात नहीं करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 18,150, 18,250 की बात नहीं करते कि वो रुकावट की जगह है। आज देखिए आपको नीचे वाला, कल 18,200 तक आप पहुंच रहे, आज वापस नीचे की तरफ आप 17,750, 17,850 आज का लो है। तो ट्रेडिंग रेंज का निचला सिरा भी छू लिया। अपने सिंपल सी चीज है, जितना मूड आपका 18,200 पर बहुत अच्छा था कि बस ब्रेकआउट होने वाला है, उतना ही मूड आज इस वक्त आपका 17,800 के आसपास खराब होगा। 17,850 की ब्रेकडाउन होने वाला है। न ब्रेकआउट हुआ है न ब्रेकडाउन हो रहा है। जब तक 17,700 के नीचे बंद ना हो, आप कमजोर नहीं है। 17,700
750 है, मैं 50 हाँ, पॉइंट के चलिए, थोड़ी थोड़ा क्वेश्चन वो, रखता हूँ। हाँ, क्या है हमेशा, 25-50 में, नहीं तो क्या होनी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना वो एक पॉइंट पकड़ के भेजा, आपने तो 750 जी हाँ जी बोला था, इसलिए 750 कीजिए, 50 रख लो। समझ गया। इसलिए सुबह भी 18,300 ऊपर 18,250 है, लेकिन 18,300 18,300 पार करेंगे तो बड़ी तेजी, 17,700 के नीचे जाएंगे तो बड़ी मंदी, वापस ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आ रहे हैं। और सुनिए ध्यान से, 17,750 17,850 की रेंज में आपको शॉर्ट काटना है। दम है, हिम्मत है, ताकत है, जिगरा है तो खरीदारी भी करनी। अब भाई ये बात सही है, ये मैं 18,200 पे अगर बेचना है तो फिर यहाँ पे तो बिल्कुल, तब हम खरीदना ये भी बोल रहे थे ऊपर में आपको बेचना है, नीचे मिलना है। कभी कभी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ सिलेबस खबर आएगी जो आ जाइए, जो कल किसी को नहीं पता ना कि अदानी ग्रुप के शेयर इस तरह से गिर सकते हैं, बिल्कुल और वो सेंटीमेंट बिगाड़ेगा। अब इसमें कोई ये सोचे कि किसी को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, आपको नहीं, ये नहीं पता होगा, ये पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है। करेक्ट। कभी भी मार्केट में इस तरह की कोई भी अच्छी या बुरी खबर कभी भी आएगी, वो पता नहीं होता, और आमतौर पर बुरी खबरें ज्यादा आती है, जैसा कि आशु सर कहते हैं। तो इसलिए कि अच्छी खबरें आने पर के चांस कम होते हैं, बुरी खबरें आने के चांस ज्यादा होते हैं। सो आई थिंक ठीक है, इस चीज को भी हैंडल करिए। अगर आपके पास जगह हो, ताकत हो, हिम्मत हो, 17,700 के स्टॉप लॉस से लीजिएगा। 17,750 17,850 का जो अगर लेवल आता है, रेंज आती है आज या कल के बीच में, वहां पर शॉर्ट काटनी चाहिए, फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहिए। ये अब करना है। और बैंक निफ्टी भी आ रहा है आपका, बैंक निफ्टी के लिए वही रेंज एग्जैक्टली मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन ब्रॉडली जो वो रेंज है ना, वो रेंज है 41,100 से 41,300 है ब्रॉडली। 41,100 41,300 वही रेंज है बैंक निफ्टी की, जो 17,750 एक मिनट नहीं यार 41,575 41,675 याद आ गया, 575 41,575 675 आजकल वो 540 है बस एग्जैक्टली 41,575 41,675 रेंज आ गई, याद आ गई, रट्टा मार के याद आ गई। इस रेंज में लेना है बैंक निफ्टी, 17,750 17,850 में लेना है निफ्टी। समझ गया सर। इनफैक्ट नीचे से देखें तो करीब 350 की रिकवरी ऑलरेडी एक बार हो चुकी है, तो लेवल्स एक बार फिर से वहां से आप देख रहे हैं। ऑफ कोर्स स्क्रीन पर देखेंगे 2% का कट है, 850 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है, बट निचले स्तरों से 350 पॉइंट रिकवरी। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, 2 लेवल गोट के याद कर लीजिए अभी। ठीक है, 17,850 ओके, लिख लेना स्क्रीन पे, 17,850 और 42,000, इन दो के नीचे बंद नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हाँ, इन दो के ऊपर आप बंद होते हैं, इसके आसपास बंद होते हैं, तब तक अभी भी आप सेफ है। क्योंकि जो पिछला आपका फॉल मिला था, जिसमें 41,575 का लो बनाया था बैंक निफ्टी ने, और 17,761 का लो निफ्टी ने बनाया था, तब भी आप 17,850 के नीचे कभी बंद नहीं हुए, 42,000 के नीचे बंद नहीं हुए, एक बार को छोड़ के। इसलिए 42,000 के नीचे आपको बंद नहीं होना, इतना ध्यान रखिए। समझ गया सर। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 1.5 घंटा है एक्सपायरी के लिए, पूरा फोकस यहीं पर रहेगा बाजार का। आइए खबरें, ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। कुशल अरमान है तैयार। कुशल, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में नंबर्स के लिहाज से निफ्टी से बजाज ऑटो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स के नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से टोरेंट फार्मा, डिक्सन टेक, डीएलएफ और आईजीएल भी अपने नंबर्स घोषित करेंगी। बीकाजी फूड्स कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, नतीजों के साथ साथ अपनी सब्सिडरी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिख सकते हैं। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे बाजारों की तो छुट्टी रहेगी, साथ ही एलिन टेक्नोलॉजीज, इसके आईपीओ का जो 50% लॉक इन है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। रूट मोबाइल की बोर्ड मीटिंग भी है, डिविडेंड को लेकर ये कंसिडरेशंस करने वाले हैं। साथ ही यूएस का जो चौथी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा है, इस पर भी आपको फोकस रखना है, ये भी कल शाम को आते हुए दिखेंगे। 27 जनवरी शुक्रवार रिजल्ट्स के लिहाज से निफ्टी में बजाज फाइनेंस फोकस में रहेगा, साथ ही एफएनओ स्पेस से वेदांता नंबर्स के साथ साथ यहां पर अंतरिम डिविडेंड को लेकर भी कंपनी विचार करेगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बोर्ड बैठक में नतीजे तो रहेंगे, साथ ही राइट्स इश्यू के जरिए पर भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक कंपनी की होती हुई दिखेगी। एफ&ओ वाले जो 192 शेयर्स हैं वो T+1 सेटलमेंट में आ जाएंगे 27 तारीख से। अदानी एंटरप्राइजेस, इसका एफपीओ खुलेगा। इनफैक्ट अभी जो है एंकर बुक खुलती हुई दिखी थी, जो कि ओवर सब्सक्राइब हुई थी। टिप्स इंडस्ट्रीज बाईबैक इसका खुलता हुआ नजर आएगा और 9 फरवरी तक ये बाईबैक खुला रहेगा। प्राइस 2600 रुपए प्रति शेयर पर यह तय किया गया है और टेंडर ऑफर के जरिए ये बाईबैक किया जाएगा। कॉस्मो फर्स्ट के भी टेंडर ऑफर के जरिए बाईबैक खुलेगा और ये भी 9 फरवरी तक खुला रहेगा। प्राइस 1070 रुपए यहां पर भी तय किया गया। और अंत में हिंदुस्तान जिंक, जो अंतरिम डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया था, उसकी एक्स डेट 27 तारीख को है। तो ये एक्स डेट 27 तारीख को और रिकॉर्ड डेट तो 30th की है सर। 30 की 1 तारीख 30 तारीख 27 को एक्स डेट, 30 को रिकॉर्ड डेट। रीड बिटवीन द लाइंस।
और ये रीड बिटवीन द लाइंस अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर में हम समझाएंगे, आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसमें आपकी आंख, नाक, कान, मुंह सब खुले रह जाएंगे। ऐसा भी होता है। आ रहे थोड़ी देर में हम आपके सामने लाने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो हर एक को ध्यान में रखने की जरूरत है। उससे पहले जल्दी से सिप्ला के नतीजे देख लिए। मुनाफा आया है 800 करोड़ का, हमारा अनुमान था 900 करोड़ से ज्यादा का, तो अनुमान से थोड़ा सा मुनाफा कम आया। हालांकि आय जबरदस्त बढ़कर आई है, आय में बढ़ोतरी काफी अच्छी होती दिख रही है। 1000 करोड़ से 1800 करोड़ के आसपास आय का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा है। दीप, और क्या डिटेल्स दिख रही है आपको? बिल्कुल, तो मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से कम आया है। सिप्ला हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि थोड़े नतीजे ठीक ठाक ही रहने चाहिए। रेडी सिप्ला दोनों के जो आज नतीजे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे ही रहने चाहिए। बढ़कर आया है मुनाफा, ये अच्छी बात है। और आय की भी अगर आप बात करें 5810 करोड़ की आपको आय आती हुई दिख रही है। 6168 करोड़ का हमारा आय का अनुमान था, तो थोड़े अनुमान से कमजोर आपको आय आती दिखी है। जो 800 करोड़ का मुनाफा था वो भी हमारे अनुमान से कमजोर है, क्योंकि हमने 914 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था। तो डेफिनेटली वीकर देन एस्टिमेट्स आपको नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। जितना मजबूत बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उतने मजबूत नंबर्स ये आपको आते हुए नहीं दिखे हैं। 1407 करोड़ का आपके सामने यहाँ पर कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। अगेन अनुमान से कम है, क्योंकि 1472 करोड़ का बाजार ने अनुमान लगाया था। तो अगेन लेस देन एस्टिमेट्स। मार्जिन्स आपके 24.2% के आए हैं, वो ठीक ठाक आंकड़ा है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। मार्जिन्स इनफैक्ट बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं, बट कामकाजी मुनाफा, आय और साथ ही मुनाफा ये अनुमान से कमजोर आया है। तो ऑन द फेस ऑफ इट थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स ही माना जाएगा जहां तक सिप्ला की बात है। आई थिंक अगर कुणाल जी भी हैं हमारे साथ तो एक बार स्टॉक पर राय भी ले ली जाए, क्योंकि कुणाल जी काफी तेजी से स्टॉक गिर रहा है नतीजे आने के बाद। अब 3.5, 3.25, 3.5% नीचे है और थोड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं फर्स्ट कट में। सर चार्ट भी डिसअपॉइंटिंग है दीपांशु। 1045 पर एक सपोर्ट था जो कि भंग होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद फिर काफी बड़ा सेलिंग का दबाव है, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 1000 रुपए का लेवल भी स्टॉक टच कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इन स्तरों पर कोई बॉटम फिशिंग की या कि नीचे के लेवल्स पर एवरेजिंग की मेरी बिल्कुल राय नहीं है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 1000 रुपए के आसपास मुझे लगता है स्थिरता कुछ लौटानी चाहिए, वहां पर दोबारा एक कॉल लेनी चाहिए। इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को सेटल हो जाने का मौका दें। तो नंबर्स हैं डिसअपॉइंटिंग। सिप्ला के नंबर्स आ गए हैं, कुछ और नंबर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं, आइए इनके बारे में भी जानते हैं, और कुछ खबरें भी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें आप अरविंद लिमिटेड पर सबसे पहले अगर ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर मुनाफा जो है वो लगभग 9.5% गिरता हुआ दिखा है। वहीं आय में भी लगभग आपको 13% की कटौती दिखेगी। असाई इंडिया ग्लास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुनाफा लगभग 16% गिरता हुआ दिखा है। हालांकि अगर आप आय देखेंगे, आय में आपको 22% का उछाल है, और क्योंकि जो है मार्जिन्स जो है वो काफ़ी गिर कर आए हैं, 26% से गिरकर लगभग 19% के आसपास आते हुए दिखे हैं। स्वराज इंजन यहाँ पर मुनाफा लगभग 15% बढ़कर आता हुआ दिखा है। हालांकि आय में 17% की बढ़ोतरी है, पर अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में आपको थोड़ी बहुत कटौती दिखेगी। 12.3% से गिरकर 11.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल मुनाफा लगभग 75% जो है गिर कर आया है, क्योंकि मार्जिन्स अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा कर देखा गया है। 23.8% से गिरकर सिर्फ 7.5% पर आते हुए दिखे हैं। सुब्रोस आय लगभग 20% बढ़ी है, मार्जिन्स में आपको यहाँ पर भी कटौती है, 7.4% से गिरकर 5.3% पर। गो फैशन आय लगभग 25% बढ़कर आई है, और कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे वहां पर भी आपको 16% का उछाल है, और मुनाफा भी देखेंगे, मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, 3% के आसपास आपको बढ़ोतरी देखी गई है। ज्योति लैब्स में मुनाफा अच्छा खासा बढ़कर आया है, 38 करोड़ से बढ़कर लगभग 67 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं आय में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, 540 करोड़ से बढ़कर लगभग 613 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। खबरों में टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विस क्वालिटी है, जिसमें आप कॉल ड्रॉप ले लीजिए या स्लो इंटरनेट की शिकायतें हैं, उस पर सरकार अब एक्शन ले रही है। उन्होंने ये बोला है कि देश भर में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस और जो कंपनियों के दावे हैं उसकी पड़ताल शुरू की जाएगी। और आपको मैं बता दूं, मैं 28 दिसंबर को अगर आप देखेंगे डीओटी सचिव की ट्राई सहित सारी कंपनियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें ये चीज बात भी उन्होंने बोली थी। इसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। क्या है ये, क्या किया जा रहा है पूरे देश भर में? सर ये बताइए। सर, सरकार जो है वो टेलीकॉम में जितनी भी अभी दिक्कतें आ रही है, जैसे कॉल ड्रॉप हो गया या स्लो इंटरनेट हो गया, उस सर पर उन्होंने बोला है कि ये सारी, और जो दूसरे वो दावे करते हैं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा है, ये सब है, तो उस पर उन्होंने बोला है कि हम सब क्वालिटी चेक करेंगे कि सही में ये दावे, इन सब की क्वालिटी चेक करेंगे। किससे? भारतीय एयरटेल। नहीं, करेंगे किसको पूछेंगे कि है कि नहीं? ये हमको पूछो। हम तैयार हैं, हम देश के हित में हम अपनी ये सेवाएं मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं। हम सब लोग हमसे पूछिए कैसी कैसी सेवाएं, सर्विसेज कैसी है।
दे सकते हैं। आप तो सबसे ज्यादा परेशान हैं। नहीं, ऐसा सबको लगता है, परेशान सब बराबर है। सबको ये लगता है मैं ज्यादा परेशान हूँ, मतलब फोन पहले तो लगे नहीं, लग जाए तो कट जाए तो अगर, और कब, अच्छा कुछ तो हमने ऐसे बड़े स्वीट स्पॉट्स ढूंढ रखे हैं जी। आते जाते वक्त, जहाँ पे पहले है ना, हाँ भाई ये वाला फ्लाईओवर आ रहा है, अब ये फोन कटेगा मैं वापस करूंगा। बिल्कुल। ऐसा आपके साथ भी होता है? आशीष सर, होता है आपके साथ? बिल्कुल, ये तो टेलीकॉम कंपनी से ज्यादा यूजर को पता होता है हाँ। कि अब मैं रेड लाइट पे आ रहा हूँ, हाँ। यहाँ पे हो सकता है दूसरी बार में नंबर आए, 5 मिनट के लिए कॉल बात नहीं हो पाएगी। हाँ। ये बिल्कुल होता है सर, ये तो ये हमने तो, अच्छा, ये हमें पता है, सबको पता है, लेकिन ये टेलीकॉम वालों को मुझे नहीं उनके समझ यहाँ। कैसे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब जो ये अजीब बात है सर। जो अरमान जो आप करवाने जा रहे हैं, हम वॉलंटरली अपने आप को समर्पित करते हैं। कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का सर्वे आप चाहें तो दिल्ली में, चाहें तो दिल्ली में है कोई तैयार, देखे जरा पूछ ले दिल्ली वाले, या सारे बहुत ही लाइफ में सेटिस्फाइड लोग हैं, बनाए दिल्ली में। सब दिल्ली में तो सर अलग चीज होती है। जी कुणाल जी, जी दिल्ली में तो अलग चीज होती है, जैसे हम किसी के घर जाए, कोई हमारे घर आए, तो जैसे उसके यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, अच्छा वोडाफोन है, नहीं आएंगे। अच्छा, किसी और के घर जियो है, नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब वो आपस में पहले ही मतलब होता है खाना वाना के खाओगे क्या, यहाँ सिग्नल नहीं आएंगे। अच्छा। मतलब वो मेन्यू में हो गया है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं हाल ही में, अनिल जी आपको एक बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूं। अनिल जी, हाल ही में मैं आइडिया के स्टोर गया था अपना फोन पोर्ट कराने के लिए। अनिल जी, तो पता लगा उनका ये कहना है कि जब तक अनिल जी पोर्ट नहीं कराएंगे आपका भी मान्य नहीं होगा, तो पहले अनिल जी से करवाओ फिर आना। तो अनिल जी अगर नहीं चल रहा है तो आप बोले तो साथ मिलके वॉकआउट करते हैं। अनिल जी देखो ऐसा है, पहले ये तो प्रूव हो जाए कि दूसरा बढ़िया है। अच्छा अनिल जी, एक चीज है, आप जैसे आपकी सारी लाइफ मार्केट और ये इससे रिलेटेड है, तो कुछ ऐसा कोरिलेशन कर दो कि आइडिया का ये भाव हो जाएगा तो मैं पोर्ट कर लूंगा, ऐसा कुछ कर लेते हैं। 0 लॉयल टू द एंड। फिर तो चलो कराते हैं, पोर्ट कराते हैं नहीं, फिर तो आपका। मजबूरी वो में भी पोर्ट कराने की कोशिश फिर तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा ना। अगर 0 तो तभी होगा जब कंपनी बंद होगी, और बंद होगी तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, ठीक है। एक्चुअली है ना, या तो ये भरोसा आ जाए कि मतलब हाँ इसका इससे बेहतर होगा, तब तो सोचें करवाने का। ये इस पे भी सर्वे कराना चाहिए, ये भी करवाइए। एयरटेल बेटर है सर। अच्छा। एयरटेल बेटर है। भाव तो 850 हो गया। नहीं, भाव तो सर, भाव अभी भी कहां से कहां पहुंच गया, बाकी सारे आधे हो गए, एयरटेल में कोई डाउट नहीं है सर। ठीक बात है, चलिए बढ़िया है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है जो सर्वे होने जा रहा है सारा, कि किन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की सर्विसेज ठीक है, किन की खराब, बताएं आगे। यस सर। और भी है? यस सर, खत्म नहीं ब्लॉक हुई? डील्स है बस। अच्छा थोड़ी। बताइए। कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें टाटा स्टील लगभग 84 लाख शेयर, साउथ इंडियन बैंक 30 लाख, ओएनजीसी 10 लाख, आईटीसी 20 लाख, आईआरएफसी, अशोक लेलैंड, उनो मिंडा अगर आप देखेंगे लगभग 10 से 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर। और ऐसा नहीं कि सारे टेलीकॉम कंपनियों की ही सर्विस खराब है, सर्विसेज कहीं भी खराब हो सकती है, कभी भी खराब हो सकती है। और अगर आपको भरोसा ना हो तो स्क्रीन पर जो लिखा है वो जरा पढ़ लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्विसेज थोड़ी सी तकलीफ में आती हुई दिख रही है। एमएस टीम्स और आउटलुक, ये जो दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं, इनकी सर्विसेज में भी प्रॉब्लम आती दिख रही है। हमारे ऑफिस में भी हम आउटलुक यूज करते हैं। काफी लोग थोड़ी देर के लिए खुश भी हो गए थे, बॉस को पता नहीं चलेगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेल सब चलना बंद हो गए थे। देखो ये क्या है कि दुनिया में 2 ही लोगों की चलती है ना? तीसरी के तो खैर सबको पता है, तीनों के नाम बै पे ही आते हैं, बीवी, बॉस और ब्रह्मा जी। तो अगर एक बार है ना ब्रह्मा जी आपसे नाराज हो जाए तो फिर भी आप बच सकते हो, क्योंकि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ब्रह्मा जी को सब पे नजर रखनी है। करेक्ट। लेकिन बॉस और बीवी नाराज हो जाए तो क्या करोगे? अगर उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि आपकी बैंड बजानी है, तब तो कौन? सुमित जी। सुमित जी सहमत है? सुमित जी आप भी आप भी सहमत है? सुमित बोले ना, मैं ही अच्छा, मैं ही सहमत हूं। इसलिए आपको पता है कहाँ पंगे लेने कहाँ नहीं लेने। आइए बढ़ते हैं आगे, और बाजार देखने तो पड़ेंगे, अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, ऐसे बिना देखे काम तो चलेगा नहीं। 17,900 के ऊपर टिकने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है, और बैंक निफ्टी 41,850 पर आता हुआ। आइए एक बार आशीष हमारे साथ हैं तैयार, जरा व्यू लिया जाए बाजार पर एक्सपायरी पर, बताएं सर। सर बजट तो खराब कर दिया, हो गया पब्लिक का बजट तो खराब, बिगड़ गया। 2-3 चीजें हैं सर, मैं मतलब ऑन ए वेरी सीरियस नोट बोलूंगा। इस 15-20 दिन में सर एक वर्ड मैंने बहुत यूज किया कि एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल विद द मार्केट, विद द रेट्स, एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल।
और बोलता था कि पुट जरूर होनी चाहिए इंश्योरेंस के लिए, राइट सर। वो ना ये डे टू डे कॉल हफ्ते की, ये मार्केट उस तरह की रही नहीं है। करेक्ट। प्लस सर आपको बिगनिंग ऑफ द जनवरी भी बोला था कि ये जो नैरेटिव चल रहा है कि दिसंबर में लिया हुआ माल जनवरी में बिकेगा, तो मैं तो 25 जनवरी की वेट कर रहा था कि आपके पास आऊंगा मिलूंगा, बिका किसी का क्या, या कुछ और ही बिक गया। करेक्ट। मतलब ये सारी चीज ट्रेड और नो ब्रेनर सनी जी, मुझे तो बड़ा डर लगता है। ये जो नो ब्रेनर है ना मुझे इससे बहुत डर लगता है। तो अनिल जी मैं अभी भी अनकंफर्टेबल हूँ। सिर्फ आज बैंक्स देखिए, आज पूरे सेक्टर में हमने बताया कि आपको कि हमने 150-200 कंपनीज की रिसर्च की, टॉप लाइन जब बढ़ के आई हो नहीं है, सिर्फ बैंक्स में प्रॉफिट आया, बैंक्स का ये हाल हो गया। अनिल जी आज मतलब आप ये देखिए, अभी जब हमने ब्रह्मा जी का नाम ले रहे थे उस टाइम से फिर वो जो मैं अप्सरा वाला एग्जाम्पल देता हूँ अनिल जी 2000% पुट के रेट बढ़े हैं, 1500%, 1000%, 10-10 रुपए की चीज 500, 700, 1500, मतलब 15 रुपए वाली चीज 600 रुपए हो गई है। तो अनिल जी आप क्या किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तेजी है, बजट है, ऊपर नहीं कितना जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा, 1000 पॉइंट नीचे तो नहीं हो जाएगा। करेक्ट। 3 हफ्ते पैसे देते हैं पुट वाले को, 4 हफ्ते देते हैं, 5 हफ्ते देंगे, 6 हफ्ते देंगे। वो अप्सरा ने लेके जाने ही कि क्या हाल हो गया किस तरह से। तो अनिल जी अगर ये टूटने के बाद अब फिर वही वाली बात है, होप है अनिल जी के वही 17,700-800 जो आप बोल रहे थे अनिल जी, वहां से 18,200 हो भी जाता है। स्टॉक्स में क्या है, क्या चीज है, किस स्टॉक में मुझे बताओ, मैं क्या लूं? टाटा पावर से 6 महीने से बोल रहा हूं, हर एक्सपायरी अलर्ट में रिलीजियसली बोलता हूं। आज राकेश जी का भी शायद ट्वीट आ गया कि अब वो 180 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। मतलब आप बताइए सर किस स्टॉक की बात, मतलब आप ये देखिए सर ऐसी मार्केट हो गई है कि कल बात हो रही थी कि क्या इन्फी और वो HCL टेक लेना चाहिए, मतलब बजट थीम अब आईटी हो गया सर। मतलब इंफ्रा खत्म, कैपिटल गुड खत्म, फर्टिलाइजर खत्म, डिफेंस खत्म, अब मतलब आईटी की बजट थीम हो गया क्या? ऐसी मार्केट में सर क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब क्या अचीव कर लिया सर? ये बंसल जी बताना चाहते हैं। हाँ बंसल जी। जी बंसल जी रोशनी डालिए। देखिए अनिल जी, मैं 2 चीजें बोलना चाह रहा हूं। एक तो बजट थीम की आशु जी बात कर रहे हैं। अनिल जी देखिए, एक हमने मारुति पे बाय कॉल दिया, कॉल इज रॉकिंग। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक अनिल जी 2 दिन पहले बिकवाली की राय दी, वो भी अनिल जी चल रहा है। तो हमारे फॉलोअर्स अनिल जी बजट थीम बना रहे हैं। और आज अनिल जी, आशु जी माफी चाहता हूँ, आज आपकी बातें सुन के ना करंट नहीं आ रहा है। मैं करंट वाली बात बताता हूँ अनिल जी आपको, आपने कभी नोट नहीं करा होगा कि अनिल जी ये सुमित जी है ना, सुमित बगाड़िया जी, ये अनिल जी आप जब शो पे होते हो ना तभी हाथ जोड़ते हैं। आज इन्होंने 11 बजे के शो में रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी बिना हाथ जोड़े हुए अनिल जी। 3 अनिल जी स्टॉक पिक दी, एक भी जुगलबंदी तुगलबंदी नहीं करी अनिल जी। तो ये व्यक्ति विशेषज्ञ हो गए अनिल जी, बैठते हैं थोड़ी सी इनकी इसके ऊपर अनिल जी रोशनी डालें और सुमित जी से सवाल जवाब करें अनिल जी। कौन सुमित जी की बात कर रहे हैं हम? बेचारे कहाँ से आ गए? हाँ अनिल जी, एक ही सुमित है यहाँ पर। तो अनिल जी एक बार हाथ नहीं जोड़ा, मत शांति से बैठे हुए। देखो सुमित जी को आप कुछ नहीं है, नहीं सुमित आते हैं मेरे देशवासियों। नहीं सुमित जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। सुमित जी चैनल में सबसे यंग, सबसे छोटे, अभी तक उनका बचपन चल रहा है। हाँ मतलब ऐसा नहीं, सुमित जी को ये सब छूट है भाई। सुमित जी कर ले तो मेहरबानी समझो आप क्या सुमित जी ने हाथ जोड़े। सुमित जी एंजॉय योर लाइफ, हम आपके साथ हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। चलिए, तो हाँ ये बात तो जरूर है कि अंबुजा और अल्ट्राटेक दोनों पर शॉर्ट कॉल। और आज सुमित जी तो कल भी आज भी सुमित जी की तरफ से शॉर्ट कॉल्स आते हैं। अब तो सर उन्होंने टाटा पावर में भी दे दी, मतलब फाइनली आई हैव ए स्ट्रांग सपोर्ट। सर खराब शेयर में नुकसान नहीं होगा, सुजलॉन में नहीं होता अब नुकसान, मतलब खराब शेयर में नहीं होता, अच्छे शेयर में डर लग रहा है सर। आप अभी मैं सर कितने शहर में घूम के आया हूं, लोग मिलते हैं जिनका 16,500 पे पोर्टफोलियो था, 18,500 पे, उससे नीचे है। वही नहीं सर, उससे नीचे है, उससे नीचे है। पिछले सर 24 जनवरी को 18,200 था और 24 दिसंबर को, आज 24 जनवरी को भी 18,200 है। अगर आज का दिन मैं छोड़ दूं तो सर मतलब कल भी 105 स्टॉक 52 वीक लो में थे और पूरे महीने में 500 स्टॉक 52 वीक लो हिट किया है। ये क्या मार्केट है सर, मतलब आप किस धोखे में आ रहे हो आप? बढ़िया है, चलो मामला ढीला है। एक तरह से अच्छी बात है कि बजट के पहले खराब है, तो बजट के बाद अच्छी बात है कि सर अब कम हल्का हल्का बोलते थे ना, अब जेन्युइनली हल्का हुआ होगा आज। अब वो किसी भी कारण से किसी भी कारण से हुआ, लेकिन होता दिख रहा है। लेकिन इस हल्के होने में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट। अब ये सोचो, ये बार बार हम डेट्स की बात क्यों करें? कर रहे हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तब तक आइए कुछ शेयरों पर नजर डाल लें एक बार। जिन शेयरों से आज बाजार में माहौल बनाए कमजोरी का, उन पर फोकस करेंगे। उससे पहले सचिन जी के लिए एक बिगुल, BTS डबल टी वाला।
सचिन जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। खाली आफ्टरनून, नो गुड, नो 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 नो, ओनली आफ्टरनून सर। आशु जी ने भी खाली आफ्टरनून ही बोला है तब। अगर आप शॉर्ट साइड पे राइड कर रहे हो तो डेफिनेटली एक गुड हाँ, ये बात तो है। सचिन वेरी गुड आफ्टरनून। एक्सट्रीमली वेरी गुड आफ्टरनून। जी सचिन जी बताएं सर। इनफैक्ट अनिल जी अभी भी काफी सारे शॉर्ट्स के पॉकेट्स नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर टेक महिंद्रा में इवॉल्व हुआ था। वापस इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनाया है, तो एक अच्छा मौका है वापस कुछ शॉर्ट्स पाइल अप करने के लिए। एंड जिस तरीके से रोटेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है अगले महीने के लिए भी ऐसे ही रोटेशन नजर आएंगे। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है फरवरी के फ्यूचर्स में आपको फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं। 1068 का स्टॉप लॉस में यहाँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1030 से लेके 1005 के आसपास के स्विंग्स 1 से 2 दिनों में ही बनने चाहिए। सो टेक महिंद्रा में फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह होगी 1068 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो टेक महिंद्रा पर आपके लिए सेल कॉल आ रही है। आईटी भी नहीं बचाने को तैयार है इस बाजार में, ये आपके लिए क्लियर संकेत बन रहा है। बट इंडस टावर्स, सुबह भी इसके बारे में एक बार हमने बात करी थी। अब देखिए कितना बड़ा ब्रेकडाउन आया है, 7.5% नीचे हो रहा है। वायदा कारोबार का टॉप लूजर इंडस टावर इस समय बना हुआ है। एक बार इसके चार्ट पर भी चेक लिया जाए सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, सुबह से टूट रहा है और टूटता हुआ 7.5% का कट सर। टावर झुका हुआ है, टावर बचा ही नहीं। जी सुमित जी। दीपांशु, बिल्कुल टावर गिर गया है और टावर के अंदर कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिल रहा है और यहां से अभी और गिरावट आएगा। 150 रुपए का इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 150 का लेवल ब्रेक होता है तो 130 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में इंडस टावर में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग नहीं बनाना है, एक बार वेट एंड वॉच करें। जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक बाय नहीं करें। यहाँ पे 150 और फिर और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक बिगुल भी दीपांशु। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, देखिए आईटी स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है सेल साइड का। तो अभी जो मेरे रडार पे आईटी स्टॉक आया है वो है 1120 का अभी भाव चल रहा है और उसका नाम है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के अंदर कल का लो ब्रेक हो रहा है। एचसीएल टेक अभी यहां से और गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसके अंदर। एचसीएल टेक के अंदर नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 1100 रुपए का इसका पहला लेवल आएगा। 1090 का इसका ट्रेडिंग के लिहाज से दूसरा टारगेट बनेगा। एचसीएल टेक में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें, 1135 इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में टारगेट 1100 और 1090 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कल हमने कोल इंडिया सेल दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ है, उसके ऊपर मोहर भी लगा सकते हैं। कोल इंडिया का टारगेट हिट, मोहर लगाई जाए। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स में आने लगी है आपके लिए बिक वाली। और एक बार और बताना चाहूँ, इंडस टावर पे 172 रुपए पर शॉर्ट कॉल आया था हिमांशु जी की तरफ से फ्राइडे को। उन्होंने कहा था कि नतीजों के पहले इसे बेचा जाए और हम कह भी देते यही मिला बेचने को। हाँ, ये तो हिलता भी नहीं है। और देखो हिला नहीं, गजब का हिला है। 150 का टारगेट हासिल हो चुका है। उससे भी बहुत नीचे इंडसइंड बैंक, तो सॉरी नॉट इंडसइंड बैंक, सॉरी इंडस टावर, ये आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर में ब्रजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सेठी साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। अगर आपको लग रहा हो कि 3 मिनट पहले क्यों जोड़ लिया सेठी साहब को, तो आशु जी बता दूं मैं कि हो सकता है 3 मिनट बाद उनका मूड बदल जाए कि मैं तो लॉन्ग कॉल नहीं दूंगा। आशीष जी भी बैठे हैं, मार्केट का हाल भी ऐसा, तो बिगुल अभी बजा दीजिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब आपका स्वागत है। जस्ट इग्नोर, जैसे ऐसा भूल जाइए कि आशु सर यहाँ बैठे हैं। अब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, ये बाजार ऐसा ही है कि मूड चेंज होते देरी नहीं लगती अनिल जी। बहुत ही खराब बाजार है। बट मुझे लगता है जो ज्यादा पेन है वो F&O वाले स्टॉक्स में ज्यादा है। पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स आज ज्यादा पीटे हैं, बैंक्स पीटे हैं। और बाकी कैश मार्केट में अभी भी अनिल जी स्टॉक्स है जिनमें आज अगर खरीदारी करेंगे तो मुझे लगता है उसमें पैसे बनने के पूरे चांसेस है। तो 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर। पहला अनिल जी, पहला स्टॉक है वापिस एक पसंदीदा सेक्टर से, होटल सेक्टर से, लेमन ट्री होटल, जो अभी 75 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। भारत की मिड प्राइस सेगमेंट की सबसे बड़ी होटल चेन है और ओवरऑल देखेंगे तो 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है। और ये इनके पास 3-4 अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे रेड फॉक्स है, लेमन ट्री प्रीमियर। ये तो हो गए बजट सेगमेंट में या कॉर्पोरेट सेगमेंट में। और लग्जरी सेगमेंट में भी ओरिका नाम का इनका होटल ब्रांड है, जिसके उदयपुर में भी प्रॉपर्टी है, कुर्ग में भी प्रॉपर्टी है। हम देख रहे हैं होटल्स की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छे हैं, जो एवरेज रूम रेट्स है वो भी बहुत अच्छे
इनको देखने को मिले। तो इनके जो नतीजे आएंगे, नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है, ये अपने जो ईयरली हाइज है अराउंड 105 के आसपास के हाइज से अच्छा खासा करेक्ट होके इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करके अब रिकवरी की दिखाई दे रही, रिकवरी होनी चाहिए। और हाल ही में इसने मुंबई में भी कलीना में एक नया होटल ओपन किया था G20 समिट के पहले, तो उसका भी एक मुझे लगता है अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिलेगा इस क्वार्टर के नतीजों में। बाकी कंपनी के एग्रेसिव टारगेट्स है, 115 होटल हो जाएंगे बाई FY25, जो आज 52 होटल्स ही है, सॉरी आज 87 होटल्स है और 11,000 रूम्स की कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छे फंडामेंटल्स है और FIDs भी बुलिश है, 39.3% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पर बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है इसमें 85 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 70 रुपए। 70 रुपए का स्टॉप लॉस, 85 का टारगेट। लेमन ट्री होटल्स, ये है खरीदारी करने का सिटी साहब की तरफ से पहली पिक। जी आशु जी कुछ कहना चाहते थे? जी सर, मैं कहना नहीं चाहता, मैं सेठी साहब को ना उनकी ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी को मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना, हाँ कॉम्प्लीमेंट है सर। मतलब ऐसा होता है जैसे कीचड़ में कमल ढूंढ के निकालना, और मतलब वो निकालना अलग बात है। मतलब FNO के स्टॉक्स में मारा मारी है तो कहेंगे कैश स्टॉक ठीक है, कैश स्टॉक में मारा मारी है तो कहेंगे मिड कैप्स ठीक है, मिड कैप में मारा मारी है तो स्मॉल कैप निकाल लेंगे, स्मॉल कैप में निकलेगा तो कहेंगे इंडेक्स ठीक है, ये स्टॉक खराब है। इतनी पॉजिटिविटी कैसे लेके आते हैं? मतलब इस बार तो बजट में सर एक आधे घंटे का ना शो आप मेरा करवा दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछने कई लोगों से। बोला रहे शो आपका क्यों? सर पर मुझे और मतलब कि कैसे निकालते हैं? मैं एंकर तो मैं होऊंगा ना, पूछूंगा। अच्छा सर देखिए, मैंने कहा एंकर नहीं बनना, को एंकर बनना है। तो सबसे आसान और सुकून की जॉब है ना, वो है दीपांशु की। अच्छा, कोई ट्रोलिंग नहीं है। दीप इधर आओ यार। सर कोई कॉल नहीं देता, वो हमसे डेल्टा पूछ लेगा, किसी से कुछ पूछ लेगा, उन्हीं को कहेगा भैया आपने बोला था बता दो। मतलब उसकी कोई ट्रोलिंग नहीं है सर, वो कोई कॉल नहीं देता, कोई व्यू नहीं देता, और मतलब बेस्ट एंकर है। इसलिए सर मैं को एंकर बनना चाहता हूँ, एंकर नहीं। ये आपने ट्रिक देखी, मार्केट एंकरिंग नहीं मिली तो अब स्पेशल शो से ही वो अंदर एंट्री। सर स्पेशल शो, मतलब सारे गेस्ट एक साथ आ रहे हैं सर, एक लाइव करवा दीजिए आधे घंटे का। बहुत सारे क्वेश्चन, और स्वेटी साहब से तो सबसे ज्यादा है। अच्छा चलिए देखो, अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने कर दिया कि आधा घंटे का शो करेंगे तो हो सकता है सेठ साहब बजट के दिन आए ना। बोले जाने तो आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है। आशु जी के सवालों के जवाब देने से बढ़िया है। लेकिन ये बात सही है कि एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की है, जब आप ये बात निकली तो आमतौर पर सेठी साहब के कैश मार्केट के स्टॉक्स होते हैं और स्ट्राइक रेशियो भी एक्सीलेंट है। जब बाजार ज्यादा खराब होता है, बहुत ही पैनिक होता है, तभी उनके फ्यूचर्स के स्टॉक आते हैं। लीवरेज पोजीशन उनकी तब आएगी जब लगभग, और मैं कई बार ये भी अंदाज लगाता हूँ कि जब सेठी साहब की तरफ से या तो नोटा है या एकदम कैश फ्यूचर का स्टॉक लेने की खबर है, तब बाजार बॉटम के आसपास पहुंचता है। वैसा है तो बढ़िया है। सेठी साहब की तरफ से लेमन ट्री आज खरीदारी करने की राय। बताएं सर दूसरा स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, आशु जी से तो मिलने का मुझे भी इच्छा रहेगी और बजट वाले दिन डिस्कस करेंगे, उनकी क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अनिल जी। बाकी अनिल जी एड्रेस करने में पता चला कि आप बदल गए, इनको बदलने के चक्कर है, वो मत हो जाए। ना अनिल जी, उतना कॉन्फिडेंस है, बदलेंगे तो नहीं, बट ठीक है कुछ सीखेंगे बिल्कुल। अगर सीखने जैसा किसी के पास से भी होगा तो वो तो सीखते ही है अनिल जी। विल ट्राई टू लर्न समथिंग, बट ओवरऑल अनिल जी अभी जैसे आप जो स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ वो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे क्या परफॉर्मेंस रहता है। राइट, बताएं। बाकी अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, SW सोलार। 270 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक बिल्कुल बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह पिछले कुछ दिनों से रडार पे है, और देख रहा हूँ कि स्टॉक काफी स्ट्रांग है डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में इतनी भारी गिरावट आई है पिछले 2-3 दिनों में, बट स्टॉक स्टेबल है और इन लेवल से नीचे भी नहीं जा रहा। और बाकी चूंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस स्टॉक है, सोलर प्रोजेक्ट लगाती है और इंटरनेशनली भी बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट चलते हैं। इन्होंने कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट करे हैं। आबू धाबी में एक 1177 मेगावाट का सोलर प्लांट भी इन्होंने लगाया, जो वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। बाकी रिलायंस ग्रुप की आजकल कंपनी हो गई है, मतलब 40% स्टेक रिलायंस ओन करती है और 20% के करीब सापुरजी पेलेंजी के पास है। परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रहा है प्राइस से, बट दमदार बिजनेस है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, खास करके सोलर एनर्जी के ऊपर, और रिलायंस का भी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी, और विद इन रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ 60,000 करोड़ के नए सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी लगाएंगे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए भी इन लेवल्स पे डाउनवर्ड रिस्क बहुत लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है
₹85 का स्टॉप लॉस रखता है, छोटा ₹265। 265 का स्टॉप लॉस, 285 का टारगेट। सेठी साहब की तरफ से राय स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार में खरीदारी करने की। धन्यवाद सेठी साहब। 2 कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से। आइए लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, वापस फिसल गए बाजार, हल्की रिकवरी हुई थी बट 17,900 के नीचे फिर आ गया है निफ्टी, 225 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर, 41,700 के नीचे अब आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की गिरावट है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स स्पेशली नैस्डैक आपको इस समय कमजोर होते हुए दिख रहा है। अब तक आउट परफॉर्मेंस नैस्डैक की तरफ से ही आ रहा था। यूरोप ठीक है सर, यूरोप में कोई इंपैक्ट नहीं है, एकदम सपाट कारोबार चल रहा है। कच्चा तेल 86 के नीचे, वहां से राहत है, ₹16 कम मजबूत है, वहां पर भी ठीक ठाक एक्शन है, बट हमारी बाजार सबसे कमजोर दिख रहे हैं। क्या करना है सर? दीप, फिलहाल तो थोड़ा सा इंतजार करना है और उसके बाद अगर थोड़ा और नीचे आए तो खरीदारी। 41,775, 41,850 नोट कर लीजिए। सॉरी, 17,775, 17,850। पहले मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 17,775, 17,850, इस रेंज में आपको शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस होगा आपका 17,700 का, 75 पॉइंट नीचे, 17,775 की रेंज के। ठीक है, क्लियर है। 17,700 का स्टॉप लॉस है, 17,775, 17,850 की रेंज में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करनी है। टारगेट 18,000 तक के बनेंगे, 17,900, 950, 18,000 इसके आसपास का। 17,975, 18,000 जहां आपको ठीक लगे वहां पे थैंक यू कर लीजिएगा। आज भी मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, तो एक बुरी खबरों की वजह से कुछ स्टॉक का गिरना, उसके ऊपर एक्सपायरी का प्रेशर, और वो भी इसलिए कि 2 ही दिन पहले, परसों ही आपने 18,200 देखा, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे आप खड़े थे, तो ओवरबोट था थोड़ा, और ओवरबोट से करेक्शन एकदम शार्प और अनएक्सपेक्टेड आया है ना, तो उस वजह से आप थोड़े नीचे आए। करेक्ट। पिछले 3 दिनों में ग्लोबल खराब नहीं हुआ, इसलिए हमारे मार्केट भी ठीक हो रहे थे, ऊपर पहुंचे भी। अब अनएक्सपेक्टेड किसी खबर से, कुछ स्टॉक्स की वजह से अगर करेक्शन बनता है और वो भी एक्सपायरी के दिन ही बनता है, तो नेचुरली आपको सपोर्ट लेवल के आसपास लेना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। ये बात हम आगे रोज करें कि ऊपर के लेवल पे रेंज की हायर एंड पे बेचे, लोअर। अब वो किस वजह से क्यों गिरेगा, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से नीचे आएगा या कोई बिकवाली से या कोई खबर से, वो पता नहीं होता, लेकिन आता वैसे ही। अब यहाँ से वापस थोड़ा हो सकता है ऊपर आए, 1-2 दिन लग जाए, थोड़ा टाइम पास करे। डाउ भी आज 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है फ्यूचर्स पे, 3 दिन से चला हुआ है, हो सकता है थोड़ा बहुत अमेरिकी बाजार भी रुके, कल आपकी छुट्टी भी है, तो थोड़ा डर भी रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज आज देखिए, इतने जोर से हम घटे हैं, लेकिन कोई भी घटने के लिए ना बजट को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। पिछले बार आप 17,800 पे आए थे जी, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, ये वो बजट था, वो सब याद आ रहा है। आज किसी को बजट याद नहीं आ रहा। तो यानी कि आप बजट को लेकर नहीं डर रहे, आपको पता है गिर क्यों रहे, क्योंकि कुछ लीडिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपका मूड माहौल बनाते हैं मार्केट का, वो कमजोर है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आज ये खबर है, वो खबर कल आपकी वासी हो जाएगी। करेक्ट सर, करेक्ट। यस। तो ऐसे में 17,750, 17,850, 775, 850 वो रेंज है जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। 18,000 के ऊपर निकल के टिक पाना आपके लिए मुश्किल होगा। क्लोजिंग हमें एक ही चीज की चाहिए, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, 17,850, और लग रहा है 17,900 के आसपास है। मेक और ब्रेक लेवल बचे हुए समय के लिए वही है जहां पर आप हैं, 17,900। 17,900 के पुट पर 1,20,00,000 शेयर है, 17,900 के कॉल्स पर 95 लाख शेयर है, 17,950 पर 1,10,00,000 शेयर। तो ज्यादा संभावना ये है कि 17,900, 950 के आसपास आज एक्सपायरी देने की कोशिश करे। अभी जो पोजीशन बनी उसको देखकर ये नहीं लगता कि 18,000 के ऊपर वो एक्सपायरी होगी, 2 करोड़ शेयर वहां है। तो 17,800, 18,000 दो आपके पिलर हो गए एक्सपायरी तक अभी बचे हुए समय के लिए, और बीचों बीच में आप 17,900 पर वहीं पर है जो पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो शायद इसी के लेवल के आसपास कहीं कहीं एक्सपायरी हो, न 17,800 के नीचे जाएंगे न 18,000 के ऊपर जाएंगे। ये आपके लिए क्लियर कट निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 41,575, 41,675, ये परफेक्ट रेंज है लॉन्ग करने की, एक ही कंडीशन पर 41,450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नोट कर लीजिए, ये लेवल फिर से बता रहा हूँ, 41,575 से 41,675 की रेंज में खरीदना है। 675 को आप 700 भी मान सकते हैं, लगभग उस रेंज के आसपास आ रहे हैं, यहाँ लेना चाहिए। 41,450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना। अगर 41,450 टूट जाए तो किसी के इंतजार नहीं करना, लेते ही लगा देना है, बाद में नहीं लगता, क्योंकि ये ही वो रेंज है जहां से पूरा बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ है। इंट्राडे 41,575 का लो था, क्लोजिंग 41,675 का लो था, वहां से आपने 43,078 का हाई बनाया है।
1500-1600 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली देखिए, इसलिए ये लेवल आखिरी उम्मीद है आपके लिए होल्ड करने के लिहाज से। अगर ये गया तो फिर बैंक निफ्टी नई कमजोरी के लिए तैयार होगा, 41,500 के नीचे नई कमजोरी, इसलिए यहाँ पर एक बार लेना ही चाहिए। ट्रेडिंग रेंज को नीचे की तरफ भी इतनी आसानी से एक दिन में नहीं तोड़ेगा। अब डर लगता है 1000 पॉइंट नीचे लगता है अब, लेकिन अगर है हिम्मत तो लीजिए, ताकत है तो लीजिए, पैसे है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, देखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए खरीदारी की रेंज है 41,450, 500 के नीचे का थोड़ा सा 50 पॉइंट का लीवे लेकर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। ऊपर में वापस आपको 42,000 के आसपास तक के लेवल पहले मिलेंगे, फिर देखेंगे 42,000 के ऊपर पार निकलता नहीं निकला। आज के लिए बचे हुए समय के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए बैंक निफ्टी में, वो है 41,800 का। 41,800 के पुट और कॉल में बराबर ओपन इंटरेस्ट है 45 लाख शेयरों के आसपास का। वहाँ से नीचे 300 पॉइंट आपके पास सपोर्ट है 41,500, वहाँ से ऊपर 200 पॉइंट 42,000 के आसपास रुकावट है। इस रेंज में आपको दिन भर ट्रेड करना है। अगर आप में हिम्मत है तो अगली सीरीज का आप कॉल ऑप्शन एंड ऑफ द डे लीजिएगा। समझ गया, अगर हिम्मत है। ठीक है, रिस्क लेने की ताकत है, बिल्कुल। 18,200 पर मुनाफा वसूली भी थी, अब बाइंग रेंज पर भी बाजार दिख रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। चलिए, बट वीकनेस अभी फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग कुछ बैंक्स में आती है। देखिए, बाय द वे सर, एसबीआई सुबह बात करी थी 2000 में, रेकमेंड किया था कैश लेवल्स पर, आपने जब राय दी थी 586 पर था टारगेट, 575, 565, 550। पहला टारगेट हिट हो गया, 568 का स्टॉक ने लो बनाया, दूसरे टारगेट भी बेहद करीब आया था। तो जो सुबह सेल कॉल थी, पहला टारगेट एसबीआई पर हिट। कमाल कर दिया आपने, वो भी बैंक में, स्टेट बैंक में आप दे रहे थे। एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी देने के मूड में था उस समय, 42,550 था, तो मैं सोचा था कि 42,500 का सपोर्ट है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए 700 के आसपास तब दूंगा, लेकिन वो 42,550 से वापस जब मैंने देखा सीधा 42,400 दिखा, फिर 150 पर नीचे, तो फिर मैंने कहा अब ये तो गया, फिर मैंने एसबीआई दिया। बढ़िया कॉल, तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए ठीक है, कभी कभी हो जाता है सर, जैसे थोड़ा ज्यादा सेल दिया करो, ज्यादा हुआ करेगा। कभी कभी ज्यादा हुआ करेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जल्दी से बिगुल, कुणाल जी, राकेश जी के लिए है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर के बिगुल से पहले मेरी अनिल जी एक सवाल है आपसे। ये आशु जी स्टूडियो में जो आए अनिल जी, ये प्री प्लान था कि पहले से डिसाइडेड था कि आशु जी एकदम सरप्राइज विजिट में है मार्केट को गिरता देख के? अनिल जी, मैं राकेश जी, मैं इसका जवाब मैं ही देता हूँ। अनिल जी की जरूरत नहीं, मैं पिछले 15 दिन से अनाउंस कर रहा हूँ, बजट के अरेंजमेंट देखने आया हूँ, अपने लेफ्ट में किसको बिठाना है, राइट में किसको बिठाना है, सारा सिटिंग अरेंजमेंट करवाने आया हूँ। बोला तो था मैंने, बिल्कुल, मतलब अनाउंस करके आया हूँ मैं तो। लो, सुन लो। तो आशु जी अब आपकी कोई सीट प्रेफरेंस है, सीट प्रेफरेंस है तो बता दीजिए वैसे। और वो इस तरह मेरे वैलेंटाइन कुणाल जी होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप गए हो तो नहीं, हमको तो वो सैंडविच और वो मैंगो शेक अच्छे वाला चाहिए। आप ये सब खाने पीने का अरेंजमेंट भी देख लेना। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे बाय द वे आम आने लगे हैं, हापुस आम आना शुरू हो चुके हैं, तो आपको अगर मैंगो शेक पिलाएंगे तो मतलब ये वाला भी सीजनल वाला पिलाएंगे, वो मतलब कैन वाला या पुराना नहीं, प्रिजर्वेटिव वाला नहीं। चिंता मत कीजिए, आप आइए, आपके लिए इंतजाम करवा के रखते हैं। अब इतने मतलब छोले भटूरे वाले लोग आ रहे हैं दिल्ली से, तो इतना तो बनता है। बताएं सर। राकेश जी, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, छोले भटूरे लेके आने हैं आपने। जी जी सर। अरे अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है जेएनएफसी, इसके अंदर एक पिवट पॉइंट 558 का एक पिवट पॉइंट टूटा है, और ये स्टॉक मतलब कि नतीजों से पहले अच्छी गिरावट का एक प्रबल दावेदार है। एटलीस्ट 530, 535 तक स्टॉक गिरना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, क्लियर ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। 550 का लेवल जो है वो 558 का लेवल जो कि मेजर सपोर्ट लेवल है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक गिरेगा। 535 पहला सपोर्ट है, 520 दूसरा सपोर्ट है। दो बड़े टारगेट्स हैं, 535, 520 के टारगेट के लिए जीएनएफसी में बिकवाली करें, और यहां पर 562 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। और देखिए बाशु जी, ये नहीं है कि छोले भटूरे लाने हैं, ये हमारी सेहत पर टिप्पणी कर रहे हैं अनिल जी। छोले भटूरे वाले लोग दिल्ली से आ रहे हैं, ये मेरी सेहत के लिए कह रहे हैं। नहीं, सेहत के लिए नहीं, खाने पीने वाले, आराम से मतलब अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड वाली जीने वाले लोग हैं। देखो, खाने का मुकाबला तो दिल्ली का है ही नहीं। बिल्कुल। मुंबई दिल्ली में आप कभी भी कंपेयर करें, मुंबई मुकाबला नहीं कर सकती खाने पीने के मामले में दिल्ली का, ये बात पक्की है।
इसलिए जब आए दिल्ली वाले तो उनकी खातिरदारी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आप तो दोनों जगह इतना वक्त बिताते हैं। मुंबई में आप रेस्टोरेंट में जाएं, वो जो आएगी ना सब्जी आपकी प्लेट में, दिल्ली में उसकी आधी भी नहीं आती। और इवन चपाती की साइज देख लीजिए आप, रोटी की साइज, ये नोटिस किया आपने? लगभग सारे होटल में, मतलब पता नहीं या हम लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है या होटल वाले बिल कॉन्शियस ज्यादा है, लेकिन यही चीज दिल्ली में, यहाँ प्याज लाएगा 4 टुकड़े लाएगा, दिल्ली में पूरी प्लेट भर के ऐसे आता है। मैं पहले 1-2 बार गया, मैंने कहा अरे बाप रे इतना, ये कौन खाएगा? दिल्ली में तो गजब खाने पीने का, मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी, दिल्ली का जबरदस्त है। आइए दिल्ली से हमारे एक और खास मेहमान है हमारे साथ इस वक्त तैयार फोन लाइन पर, भसीन साहब, किया जाए उनका भी स्वागत। भसीन साहब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज एक तेज गिरावट देखने को मिली है अदानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली के चलते। बताएं सर पहले तो इस वक्त क्या व्यू बन रहा है, क्या आउटलुक है? एक्सपायरी भी नजदीक है अभी बस 1 घंटे बाद। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, जब कोई इतना बड़ा इशू आता है, इतना बड़ा भी क्या, 20,000 करोड़ अदानी के लिए क्या है, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट और उसके ऊपर शॉर्ट्स के फ्यूचर्स बना के आज तो मार्केट ने कमाल कर दिया। मैंने बड़ी एक्सपायरी दी है, लेकिन इट्स अ कंसर्टेड एफर्ट। अब ये तो आई डोंट नो वेयर आर इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स आर, दिस इज द टाइम यू शुड बी गिविंग अ बिफिटिंग रिप्लाई। Adani is not a wealth creator over the last 2 years. It's on 20 years and the next 20 years belong. तो मुझे लगता है ये it's a concerted effort to short the market for whatever reason. और मुझे कोई दो राय नहीं, we will bounce back equally fast by tomorrow, maybe in the last half an hour. Because ये एक जो सुबह से दिख रहा है, there has been no opportunity of a pullback, which is telling me this is a concerted sell-off, and for whatever reason the option writing, I still think the market holds ground. And I am very, very positive 18,400, 500 is coming before the budget. तो यहाँ से 400-500 पॉइंट का अपसाइड दिखता है। आज जो सुबह आपको कॉल दी थी उसमें स्टॉप लॉस हो गया, 100 पॉइंट का आपको दिया था। अब आपके लिए 2 बाय कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ? जी सर प्लीज बताएं सर। तो देखिए, दोनों ऑटोज लीजिए। हीरो मोटो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 2770-80 में, और उसमें स्टॉप लॉस 2720, 2900 का टारगेट। और मारुति 8,750 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 8652, टारगेट ऑफ 9,000। ओके, तो 2 ऑटो स्टॉक्स में करनी है खरीदारी, 2770, 2785 के आसपास। आज सारे ये कैश लेवल ले लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प पे की और मारुति के भी कैश लेवल ले आए, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। तो 2770, 2780 के आसपास हीरो मोटोकॉर्प कैश का लेवल आएगा आपके सामने। 2720 का स्टॉप लॉस होगा और 2900 का रखें आप टारगेट। और मारुति 8,815, ओके ये है लेवल आपके लिए। 8,750 के आसपास लेना है, थोड़ा नीचे आए तब लीजिए। 8,650 का होगा आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल, और 9,000 का होगा टारगेट। तो और लेना है थोड़ा नीचे में 8,750 के आसपास, और हीरो मोटोकॉर्प 2780 के आसपास है। ये आपके लिए खरीदारी करने की राय। अब आइए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार आपको कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होने जा रहा है, जिसमें अभी तक आप हमेशा एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट को याद रखते थे। एक्स डेट मतलब यानी कि किसी शेयर में कोई डिविडेंड आ रहा है, बोनस आ रहा है, मर्जर डीमर्जर है, या किसी भी तरह का कोई कॉर्पोरेट एक्शन है, तो उसके लिए एक कंपनी तारीख तय करती, उसको कहते हैं एक्स डेट। एक्स डेट का मतलब यह कि उस तारीख के बाद उन शेयरों को अगर खरीदा बेचा जाएगा तो उसमें से वो बेनिफिट निकल जाएगा। जैसे कि समझिए कि किसी कंपनी में, जैसे वेदांता में फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का डिविडेंड है जी, और उसकी आज एक्स डेट है, यानी कि अब अगर आप एक्स डेट के बाद उस शेयर को खरीदते तो आप डिविडेंड के हकदार नहीं होंगे, वो एक्स डिविडेंड होकर ट्रेड करेगा। तो वो डेट है, वो एक्स डेट हो जाएगी। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? वो डेट उस दिन आपके अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए। एक्स डेट के बाद रिकॉर्ड डेट आती है, और रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में वो शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। सेम बोनस शेयर के लिए, राइट्स इशू के लिए, मर्जर से एक्विजिशन वाले, मर्जर डीमर्जर के लिए, ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का फॉर्मूला है जी। अब 27 जनवरी यानी कि शुक्रवार से T+1 सेटलमेंट लागू हो रहा है। अभी T+2 है, राइट? तो आज शेयर खरीदिए, 2 दिन बाद आपका सेटलमेंट होगा। लेकिन T+1 शुक्रवार को खरीदेंगे या बेचेंगे, सोमवार को सेटलमेंट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट आमतौर पर बाद में आती है, 2 दिन बाद में, क्योंकि सेटलमेंट के बाद आज खरीदा है, 2 दिन बाद सेटल होगा,
फिर शेयर आपके अकाउंट में आएंगे, आपके अकाउंट में से निकलेंगे, राइट। लेकिन अब आज और कल ही हुआ तो यही जो खेल है, यही जो समस्या है, इस पर पूरी डिटेल से विस्तार से रिसर्च और इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत अच्छी बात की जो ये चीज़ होने जा रही है, T+1 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है पूरी तरह से कल से, लेकिन इसमें एक बात की सफाई नहीं आई है, वो ये कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या होगा। क्योंकि पहले ये था कि एक दिन का अंतर रहता था, तब T+2 का सिस्टम था। अभी जो है इनफॉर्मली तो लोगों को पता है कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एक ही होगा, लेकिन फॉर्मली इस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है एक्सचेंजेस की ओर से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की ओर से। मैं आपको 3 एग्जांपल बताता हूं और तीनों में आप डेट देखिए। हिंदुस्तान जिंक ने 13 रुपए का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। करेक्ट। इसकी एक्स डेट है 27 जनवरी, रिकॉर्ड डेट है 30 जनवरी। ओके। एक एग्जांपल। सीमेंस इंडिया डिविडेंड 10 रुपए का, एक्स डेट 30 जनवरी, रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी। CLL प्रोडक्ट्स डिविडेंड 3 रुपए का, एक्स डेट 1 फरवरी, रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी। अच्छा, ये कैसे? ये तो अनिल जी, ये तो मतलब आप एक्स डेट का भी फायदा उठा सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक में लेट से 27 को डिविडेंड एडजस्ट होने दीजिए, 13 रुपए सस्ता आपको स्टॉक मिलेगा और T+1 है, मंडे तक आपके अकाउंट में आई जाएगा जो रिकॉर्ड डेट है, तो आपको डिविडेंड का भी फायदा मिल जाएगा। दोनों तरफ कैसे होगा? अब इसमें मुझे लगता है कि वैसे तो ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट आ चुका है कि 27 जनवरी से आपका T+1 लागू हो रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में जब ये ऐलान किया गया था डिविडेंड का, तो शायद उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा होगा कि एक्स डेट और जो, नहीं तो हमेशा वो फॉर्मूला चलता है कि 2 दिन बाद का रिकॉर्ड डेट डाल दो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो एक वजह है। और अगर ये इस हिसाब से किया गया तो जो लोग 27 तारीख के बाद 30 तारीख को मार्केट खुलेगा, और अगर किसी ने 30 को खरीद लिया तो उनके लिए भी आ सकता है। नहीं, 27 को सॉरी 27 को ले लिया या 28 को खरीद लिया। हाँ, 28 सैटरडे है, बट अच्छा 28 उनसे, हाँ। बट सीमेंस के केस में भी सर आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब जो होगा वो ये होगा कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आपको सेम डे रखनी पड़ेगी, तभी जाके हो पाएगा, राइट। बिल्कुल, होना यही चाहिए। इनफॉर्मली कम्युनिकेशन यही है, लेकिन ऑफिशियली कोई किसी तरह का सर्कुलर या कम्युनिकेशन नहीं है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 3 कंपनियों में 3 तारीखें हैं। तो और तीनों के डिविडेंड अभी आ रहे हैं। हाँ। ये इसी 27 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में। तो अगर 27 तारीख है आपका शुक्रवार, 28 29 होगी आपकी छुट्टी, यानी 27 को शुक्रवार है फ्राइडे, और 31 को 30 को हो गया आपका मंडे। और इनकी रिकॉर्ड डेट कब है? सीमेंस की हिंदुस्तान जिंक की रिकॉर्ड डेट 30 है, सीमेंस की रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी है, और CCL प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड और एक्स डेट दोनों 1 फरवरी को। ओके, तो ये बड़ी है। तो अब इनके एडजस्टमेंट कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। जरा इस पर आशुतोष तक आपने कुछ गौर फरमाया है कि ये समस्या जो आने वाली है इसके ऊपर कुछ सोचा है? अनिल जी, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी इसकी आ जाएगी, क्योंकि ये सबके लिए एक इसमें कुछ मतलब ये ऐसा है कि इसको अभी सॉर्ट हो जाएगा ये। आई थिंक कल से जब से चालू होगा इमीडिएटली इसमें कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। वालों का क्या होगा? बिकॉज चलिए, आने वाले का तो सर मान लिया कि अब आप एक्स और रिकॉर्ड सेम रखेंगे, बट जिन्होंने पहले, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, सीमेंस है, कुछ और भी काउंटर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, वहां पर क्या होगा? या तो फिर एक्स डेट को भी रिकॉर्ड डेट की तरह ही रखना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, या फिर आप हिंदुस्तान जिंक तो खरीद सकते हैं 27 को और 30 को आपके अकाउंट में भी होगा। दोनों तरफ का आपको फायदा भी मिल सकता है सर इसमें। या फिर ये हो सकता है कि आपका अगर समझो हो रहा है, सपोज आपका 27 तारीख को एक्स डेट है हिंदुस्तान जिंक की, ठीक है, और आप 30 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, और अगर 30 तारीख की रिकॉर्ड डेट के पहले ही, मार्केट खुलने के पहले अगर अकाउंट में शेयर आपको वो गिन लिए जाए, तो उसका एडजस्टमेंट हो सकता है। सो आई थिंक एक बार यहाँ पर क्लैरिफिकेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की तरफ से चाहिए और एक्सचेंजेस की तरफ से चाहिए कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है, ये है। सो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन में आप कोई भी शेयर खरीदें या बेचें तो ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ। ऐसा ना हो कि आपका मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन और की हो और इस पर कोई किसी की विशेष टिप्पणी आपकी, आप में से किसी को कुछ समझ में आया हो, कुणाल जी, राकेश जी, बाकी हमारे जितने एक्सपर्ट हैं, किसी ने कोई देखा हो कि इसमें क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख से हम T+1 में जा रहे हैं, करेक्ट। तो T+1 में जाने के बाद रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट का एडजस्टमेंट कैसे क्या होगा,
अगर आप कोई पता लगा पाए और कर पाए तो बताइए ज़रूर, लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि पूरी तरह से कंफ्यूजन होगा सर, कंफ्यूजन तो है। आई थिंक ऑलरेडी अनाउंस्ड वाले में होगा, जब तक एक्सचेंज की तरफ से कुछ निकल कर नहीं आता है इसमें। हमारी टीम भी इस पर लगी है, कोशिश करिए, और एक्सचेंजेस से ब्रजेश भी बात कर रहे हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से बात कर रहे हैं। आगे चलते हुए देखना होगा एक्स डेट और साथ ही साथ किस तरह से आपको रिकॉर्ड डेट का एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। आइए सुमित जी की तरफ से बिगुल, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, सेल कॉल ही रडार पे है। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर अभी भी दबाव है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 195 फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के अंदर रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक हो रहे हैं और डेज लो पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से और मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है और पिछले कई दिनों से इंडिया सीमेंट के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। तो अभी ब्रेकडाउन है इंडिया सीमेंट में, यहाँ पे सीएमपी में बिकॉली करे। स्टॉक का ऊपर में 201 202 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो 202 के स्टॉप लॉस से इंडिया सीमेंट में बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 188 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 185 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2 से 3 दिन के लिए ट्रेड ले सकते हैं 202 के स्टॉप लॉस से 188 और 185 के टारगेट्स के लिए। सीमेंट पे सेल कॉल आ रही है। अल्ट्राटेक हमने वीकनेस आती हुई देखी अक्रॉस सीमेंट। अंबुजा और एसीसी तो खैर आज बहुत बुरी तरह टूट ही रहे हैं, तो सीमेंट स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नजर। कमजोरी यहाँ पर बनी हुई है। कमजोरी कुछ और पॉकेट्स में भी आपको बाजार की बनती हुई दिख रही है, जिस तरह से फ्रेश वीकनेस आई है। अंबुजा बाय द वे, इंडिया सीमेंट्स बात करें तो अंबुजा 8.5% नीचे है। जरा इस पर आप और फ्रेश नजर डाल लें जिस तरह से फिसल रहा है। डेल्टा कॉप ये भी आज 5.25% नीचे हो गया, बैंड से बाहर आया है और नई सीरीज में जाने से पहले हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस यहां पर हो रही है। बट कुछ बैंक्स में भी गिरावट आई है। आज फेडरल बैंक भी करीब 2% नीचे दिख रहा है। अभी एसबीआई की बात चल रही थी, एक बार फेडरल का भी चार्ट देखते हैं। बंसल जी जरा देखें फेडरल बैंक जिस तरह से आज गिरा है सर। तो ट्रेडिंग के नजरिए से दीपांशु जिन्होंने लिया हुआ है 133 के नीचे निकला है, तो लॉन्ग्स को एक बार काटने की राय है। कुछ अभी करेंगे नहीं, जिन्होंने ट्रेडिंग के नजरिए से ऊपर लिया है एक बार इसमें से निकल जाए। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल जिस पर रखनी है आपको नजर वीकनेस से। अभी आप तो खैर इतना स्ट्रांगली ऑब्जर्व भी करते हैं। पिछले दिनों में जो ये रिजल्ट आए, आईसीआईसी बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, 1-2 रुपए भी ऊपर नहीं बढ़ा। और एक्सिस देखो ना, हाँ एक्सिस उसके बाद नीचे खुला। तो कभी कभी क्या ऐसा लगता है कि मतलब वो स्क्रीन, अगेन जो मैं बताऊं, स्क्रीन रीडिंग तो बहुत, मतलब सारे डेटा के साथ स्क्रीन आपको जरूर कुछ कहती है सर। मतलब गैप अप हो नहीं रहे जैसे होने चाहिए, गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर रहे, गैप अप होने के बाद जो शॉर्ट सेलर हैं कॉल्स वाले उनको मतलब दिक्कत ही कोई नहीं दे रहे। बैंकों के रिजल्ट के बाद स्क्रीन कुछ कह रही थी सर, वो कह रही थी आपको कि मतलब वो कहीं हम मिस कर जाते हैं। मतलब आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं मतलब all positivity is being taken into stride and there is no positivity on the screen? बहुत आसान है। मतलब एक्चुअली क्या है, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मैं डेटा और लेवल्स पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि जैसे आज अदानी की खबर आई तो जिसकी वजह से मार्केट खराब हुआ, ये किसी को पता था, किसी को नहीं। ऐसी कई सारी अच्छी, कई सारी खराब खबरें आ सकी। अचानक से डाउ 3 दिन में 1500 पॉइंट बढ़ जाए, जो आपको हमें नहीं पता। वहाँ के डेटा अच्छे आए तो गिर जाता है, खराब आए तो बढ़ जाता है। अपना फंडा बहुत क्लियर है कि आपका डेटा क्या कहता है, आपके लेवल क्या कहते हैं। मेरा डे टू डे बेसिस पर सिंपल सा फॉर्मूला ये है, जो कल भी हम सुबह बात कर रहे थे, आज भी 18,000 के नीचे बंद होगा तो आपको निकल जाना है। 6 दिन हो गए आप 18,000 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, यही डिसिप्लिन रखना है स्टॉप लॉस का। और अगर 18,200 के ऊपर बंद होंगे तो शॉर्ट काट लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ी सी बड़ी रेंज में अगर जाएंगे तो हमने 17,761 का लो बनाया था और 17,800 के आसपास जब आए 3 बार 4 बार 5 बार ऐसा लगा अब तो गया, लेकिन गिरता ही नहीं था। खराब खबर पे भी वापस मजबूत हो जाता। सिमिलरली पिछले सर 5 ट्रेडिंग सेशन से आप बिलीव नहीं करेंगे, 18,150 टच कर रहा है ऊपर, लेकिन पार होकर 18,200 नहीं निकल रहा है, तो वहां पे भी आके रुकता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये कहना मुश्किल है कि किस दिन 18,200 पार करेगा या 18,300 पार करेगा, किस दिन 17,700 तोड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक लेवल को रेस्पेक्ट करो भैया इसके। और अब इसमें क्या है, दोनों तरफ आपके गलत होने के भी चांस है, दोनों तरफ सही होने के भी चांस है। तो मैं तो सिंपल ये मानता हूं कि एक बार आपकी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा जिस दिन ब्रेकआउट दे दिया तो, या एक बार स्टॉप लॉस होगा जिस दिन नीचे
गिर गया तो। जब तक ये नहीं होता है तब तक तो आज आपके लिए 2 स्टॉप लॉस है। अगर आप डे टू डे में ट्रेड कर रहे हैं, आज कल के लिए ओवरनाइट BTST 18,000 के नीचे बंद होगा, आपको लॉन्ग काट के चले जाना है। और 17,850 के नीचे बंद होता है तो आपकी पोजिशनल ट्रेड्स हैं, लॉन्ग पोजिशन, वो भी काट के जाना चाहिए। ये क्लियर कट है, क्योंकि 17,850 आपने पूरे इस रनअप में जितनी बार आप नीचे गए, एक भी दिन 17,850 के नीचे, तो लेवल ही शाश्वत सत्य है। तो मैं इस तरह से अप्रोच करता हूँ। देखो सिंपल सी बात क्या है आशु जी, इसमें चाहे आप फुल मंदी में रहे, चाहे वसीम साहब फुल तेजी में रहे, चाहे मैं दोनों तरफ के ट्रेड बोलूँ, अल्टीमेटली जो भी जिसको फॉलो कर रहा है, कोई मुझे फॉलो करेगा, कोई आपको करेगा, कोई बंसल जी को करेगा, आप अपनी माइंडसेट के एक्सपर्ट के साथ मैच होते हुए देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और आपको लगता है ये आदमी जो बोल रहा है मैं भी यही सोचता हूँ, मेरा भी विचार ये ज़्यादा मिलता है, या ये मेरी स्टाइल से मैच खाता है, जिसके साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ, उसे आपको फॉलो करना चाहिए। सर माइंडसेट तो बुल्स के साथ ही मैच होती है। तो नेचुरल माइंडसेट ऐसा नहीं, आपके चाहने वाले कम थोड़ी है, ऐसा थोड़े बढ़ रहे हैं सर, थोड़े बढ़ रहे हैं जो रियलिटी ऐसे माहौल में बढ़ जाते हैं। जैसे अबे आज गिरा है तो आपके सर बचाना बहुत जरूरी है सर, इस मार्केट में बचाना बहुत, पैसे तो जब तरीका क्या है, स्टॉप लॉस ही है ना, बचाने का तरीका वही है। बचाने का तरीका ना, मैं एक सबसे बड़ा मानता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा हल्का होना सर, वो बहुत ज्यादा हल्का होना बहुत जरूरी है। वो हो नहीं पाता क्योंकि वो मतलब इट्स अ वेरी करेजियस कॉल टू टेक, लेकिन वो बहुत जरूरी है सर। स्टॉक्स में मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, कुछ है ही नहीं स्टॉक्स के अंदर, इतने महीने हो गए स्टॉक्स में पैसे बन ही नहीं रहे हैं, कोई ट्रेड ही नहीं निकल के आ रहा, मतलब ढंग से उसी 10 रुपए के नीचे प्लस माइनस करते रहो धीरे धीरे। दोनों तरह के मार्केट है आशु जी, कभी कभी मार्केट ऐसे हो गए ना, या आप आज नहीं लिया तो कल आपको 10% ऊपर लेना पड़ता है, 5% ऊपर लेना पड़ता है। वो मार्केट भी अपने पिछले साल अप्रैल मई में देखा, वही तो है। उस समय इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर है ना, और अभी ये कि ले मत लेना, पहले आराम से देखते रहो, जितना लेट लोगे उतना। सो वो मार्केट का टेक्सचर है, हमें पहचानना है कि किस वक्त कौन सा मार्केट चल रहा है। अगर हमें पता है ये ऐसा मार्केट है जहां आप आराम से आपको मौके देगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी। और मैं तो रोज सुबह आजकल ये कहता हूं कि वो 2 तरह के शिकारी होते हैं, एक जो बंदूक लेके घूमते रहते, शेर कहाँ है मिलेगा मारूंगा, और दूसरा ये आराम से बैठा है, आएगा शेर यहाँ पे पानी पीने, मैं तो लगा के बैठा हूँ, आएगा और वो भी मेरी रेंज में आएगा, मतलब तालाब के उस तरफ आया तो नहीं मारूंगा, इस तरफ आएगा तो मारूंगा। तो आप कौन से शिकारी हो? उछल कूद करने वाले तो हो सकता है कि अभी शेर ही आपका शिकार कर जाए। करेक्ट, करते हैं वो तो होता ही है। तो ये तो देखो अल्टीमेटली पैसा किसी भी एनालिस्ट, किसी एक्सपर्ट की वजह से बनने के बजाय आपकी स्किल पे ज्यादा बनेगा। तो आपकी स्किल्स जिससे मैच करती है, आपका टेम्परामेंट जिससे मैच खाता है, वो इम्पोर्टेंट है। कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं, लेकिन जैसे ही आज स्टॉक लिया 2% नीचे घट गया तो उन्हें घबराहट होने लगती है। बिल्कुल, तो वो टेस्ट मैच प्लेयर नहीं है, वो 2020 प्लेयर हैं। और कई सारे 2020 प्लेयर ऐसे हैं जो शेयर ले लिया, बोला 2% ऊपर बेचने का डाल देता हूँ, वो 2% नहीं बढ़ा, 10% नीचे आ गया लेकिन बेचेंगे, तो आप टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, आप 2020 नहीं है। सो अल्टीमेटली हर एक को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनानी है। हम लोग सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक लिमिट तक दे सकते हैं, बाकी बाद में आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए उसके बेसिस पे आगे बढ़े। बैंक निफ्टी फिर से फिसल रहा है, अब आप देखिए 41,600 के लेवल पर आ रहा है। आइए नंबर्स डीएलएफ के नतीजे आने वाले हैं, एक बार क्विकली अनुमान इसका ले लिया जाए। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए क्या है एक्सपेक्टेशंस? ये बिल्कुल डीएलएफ के अगर ओवरऑल आप नतीजे देखेंगे तो आपको ओवरऑल नतीजे थोड़े कमजोरी दिखेंगे। आय में लगभग आपको 5% की गिरावट दिखेगी, मार्जिन भी थोड़े बहुत कम होकर आएंगे, 33.6% से गिरकर 32.6% के आसपास आते हुए दिखेंगे। हालांकि जो अगर आप एडजस्टेड मुनाफे की बात करेंगे, एडजस्टेड मुनाफा लगभग 7% गिर के आएगा। मैं यहाँ पर एडजस्टेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Q3 FY22 में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शनल लॉस था 224 करोड़ का, उसके हिसाब से रिपोर्टेड पेड तो 380 करोड़ का था, पर अगर आप एडजस्टेड मुनाफा 604 करोड़ का था, उस हिसाब से तुलना करेंगे तो लगभग आपको 7% की गिरावट दिखेगी। इंटरेस्टिंग चीज आंकड़ा ये होगा कि जो प्री सेल्स का जो आंकड़ा है वहां पर आपको लगभग 20% की बढ़ोतरी का अनुमान है, लगभग 2200 करोड़ से अगर 2400 करोड़ के आसपास का अनुमान है। उसका रीजन भी ये है क्योंकि अगर आप दूसरी तिमाही में देखेंगे तो वहां पे जो प्री सेल्स की जो बुकिंग्स होनी चाहिए थी वो वहां पर उतनी नहीं हो पाई, उसके चलते जो Q2 के आंकड़े हैं वो Q3 में हेल्प करते हुए दिखेंगे, इसलिए आपको Q3 का सेल्स का प्री सेल्स का आंकड़ा बढ़िया आता हुआ दिखेगा। और NCR का जो हाउसिंग मार्केट है वहां पर जो थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है उससे भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है वहां पर कैमिलियाज या पंचकुला की अगर आप बात करेंगे, इन नए प्रोजेक्ट्स के चलते भी यहाँ पर आंकड़े में सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ओके, तो यह है आपके लिए DLF जहां पर रखनी है आपको नजर। स्टॉक रिलेटिवली होल्ड आउट कर रहा था, पर अब ये भी आपको फिसलते हुए दिख रहा है, 3.5% का कट, एग्जैक्टली 350 के लेवल पर। सचिन जी DLF के चार्ट एक बार देखें सर। दीपांशु, यहाँ पर
सुबह से हम काफी नेगेटिव रहे इस पर्टिकुलर काउंटर में, एंड जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 352 के आसपास के, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स में डिप्लॉय नहीं करूंगा। इनफैक्ट पिछले काफी दिनों से हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड राइड कर रहे थे। एक काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर डेली चार्ट पे नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उछाल मिल सकता है वापस फ्रेश शॉर्ट्स बनाने के लिए। बट फिलहाल तो इमीडिएट बेसिस पे नहीं, बट जरूर 360 के आसपास, 358 के आसपास अगर ये मौका मिल जाता है तो वहां पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करनी चाहिए। स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर वीक है, एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 340-45 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है जो रिविजिट हो सकता है। तो यह आपके लिए DLF 350 का लेवल एग्जैक्टली वहीं पर आपको दिख रहा है, और नंबर्स तो आने वाले हैं, पर बजट पर भी पूरा फोकस है। रियल एस्टेट पैक के लिए किस तरह के अनाउंसमेंट आ सकते हैं हर बजट में, यहाँ पर आपको नजर रहती है। और बजट की बात निकली है तो एक बार आपको याद भी दिला दें, बजट की पाठशाला आपके लिए तैयार हो चुकी है। आज दोपहर अगर आपने 1 बजे का शो देख लिया हो तो बहुत सारे नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। कौन से वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स रहते हैं वो भी आपके सामने आ गए हैं। बट अगर आपने मिस कर दी है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपको ये दोबारा देखने का भी मौका मिलेगा। सॉरी जी, DLF पे एक स्प्रेड बना हुआ है फरवरी का, अगर आपको ध्यान हो 370-400 का। 1 मिनट में अपडेट ले लूं सर। हाँ, एक बार जैसे ये बजट पाठशाला बता देता हूँ, उसके बाद आपसे अपडेट भी ले लेता हूं। DLF की बात करते हैं, मैंने कहा सब लोग कहते हैं लॉस मेकिंग नहीं करना, मैं सबसे पहले लॉस मेकिंग अपडेट देता हूं। डेफिनेटली आपसे अपडेट भी लेता हूं मैं 3:30 बजे आज दोपहर को ही। तो इस शो के बाद अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो माफ कीजिएगा, कल अगर आप चाहें तो 3:30 बजे दोपहर को देख लीजिएगा, और फिर शाम 7 बजे भी आप देख सकते हैं, और रात को भी आएगा आपके लिए। तो 9:30 शाम 7 बजे और 3:30 बजे ये आपके लिए बजट पाठशाला के टाइम है, जहां पर आपको रखनी है नजर। कल छुट्टी भी है तो आराम से देखिए, और सारी बजट की जितनी भी बातें हैं सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में आपको आपके सामने आ जाएंगी। जी आशु सर, DLF का अपडेट। DLF फरवरी का दीपांशु एक स्प्रेड बना हुआ है 370-400 का 1:1। अभी वो 5-7 रुपए शायद लॉस में है, बट हम कंटिन्यू करेंगे उसको। अनिल जी, बेस्ट चीज होती है शांति है। नीचे कुछ भी हो जाए, ऑप्शन से लिया हुआ है ना, ऊपर 2 भी बेच देते हैं। इस बार 1 बेचा था क्योंकि बजट है, अदरवाइज आप पूछते हैं क्यों 2। कॉल बेचने में ऊपर कोई डर नहीं है सर, मुझे कभी मतलब टचवुड कोई ऐसा डर लगा ही नहीं। लेकिन लेना अनिल जी, देखिए 100 रुपए अंबुजा जो हमारा था स्टॉक, मतलब कैसे निकलता है कॉनकोर्स, जब चल रही है तब कर लो, उसके बाद तो बिल्कुल पीछा छोड़ दो, या फिर प्योरली ऑप्शन पे। लोग उस वक्त सर प्रीमियम देने से कतराते हैं, यार फ्यूचर से 10 रुपए ज्यादा है, 8 रुपए ज्यादा है, 4 रुपए ज्यादा है। इतना हेल्दी है सर वो प्रीमियम, इतना हेल्दी है, आपकी हेल्थ और वेल्थ वो बचा के रखता है। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? खेल तो क्रिकेट ही है सर, क्रिकेट फैनेटिज्म है। बॉलिंग या बैटिंग? वैसे तो दोनों बट बैटिंग है। वैसे तो दोनों बट बैटिंग। किसको खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, स्पिनर या पेस बॉलर? पेसर को। हाँ, तो यही है ना, किसी को स्पिनर खेलना पसंद है, किसी को पेस बॉलिंग खेलना पसंद है, किसी को कॉल बेचना पसंद है, किसी को पुट बेचना पसंद है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ आप किसी को खेलो, लेकिन पेसर को विदाउट पैड और गार्ड्स के बिना नहीं खेलो ना सर, नहीं उड़ जाओगे, फिर वो आखिरी मैच हो जाएगा आपका। मतलब प्रॉब्लम उसकी है, खेलो जो मर्जी। सुमित जी को बहुत आनंद आया इस बात में। लगता है एक्सपीरियंस किया है सुमित जी ने। कोई खास वजह इतने आनंद की? नहीं अनिल जी, एक्चुअली आपने जो स्टाइल में पूछा ना, तो उससे मुझे थोड़ा समझ में आया कि आप क्या पूछ रहे थे। सवाल तो मेरे बहुत और बहुत सारे थे, लेकिन सब बोलते हैं कि ये क्या। अच्छा, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आशु जी ने गलत जवाब दिया। देखिए, ना तो इन्हें बॉलिंग में इंटरेस्ट है, ना इनको बैटिंग में इंटरेस्ट है, अंपायरिंग में इंटरेस्ट है। तो आशु जी का असली दिल तो अंपायर बनने में। हाँ, और जिस मैच में ये अंपायर बनेंगे, यकीन मानिए मेरा कि उस मैच के मैन ऑफ द मैच यही होंगे। क्योंकि ये जिसको चाहेंगे उसे कोई जिताएंगे। इनको क्या करना, खाली उंगली तो घड़ी करनी, आउट मतलब आउट। तो ऐसा है। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, अंपायर भी ऐसा वैसा नहीं है, थर्ड अंपायर जो AC के कंफर्ट में अनिल जी बैठे हैं, मतलब कि टेबल के ऊपर पावर रख के अनिल जी, फील्ड वाले अंपायर नहीं है। ना ना, उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। ये वो पाकिस्तान के शकूर राणा हुआ करते थे यार, किसी को ध्यान है कि नहीं यार? हमें मैच प्लेयर नहीं चाहिए, हमें अंपायर चाहिए, पाकिस्तानी अंपायर। उनका तो ऐसा सिस्टम था, कोई टीम पाकिस्तान गई और बॉलर ने बस पैड पे बैट छुआ, वो बॉल छूनी चाहिए, LBW। अरे उस जमाने में टीवी तो होते नहीं थे, रिप्ले क्या रिप्ले, क्या का रिप्ले है, दे दे उंगली आउट, खत्म, बात खत्म। मतलब वहां तो पाकिस्तान जो खेलने जाता था ना, और वो मान के चलता था पेड़ भी नहीं लगने देनी है, पेड़ पे लगी शकूर राणा है, मतलब गए काम से।
किसी को याद नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं याद है सर। याद है ना? हाँ, है सर। जब वो बोलते थे हमें पाकिस्तान का ये चाहिए, हमें इंडिया का, हमें पाकिस्तान का एम्पायर चाहिए, पाकिस्तान का एम्पायर तब वो बहुत वो मतलब वर्बल मीम्स होते थे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार का। बचा है आखिरी 20 मिनट, अभी भी 20 मिनट है, अभी भी है निकालने हैं। बुल वर्सेस बेयर भी किया जाएगा अभी थोड़ी देर में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक पर हमारा बुल वर्सेस बेयर आने की तैयारी में। तब तक कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लिया जाए। फ्रेश बिकवाली सीमेंट शेयरों में होती दिख रही, जो इंडिया सीमेंट भी अभी सुमित जी ने कहा है कि बेचना चाहिए। एसीसी 7% दीपम, अंबुजा बुरा टूटे, दोनों बुरा टूटे आज। एसीसी अंबुजा में गजब की बिकवाली होती दिख रही है, कमाल की बिकवाली है, और कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिकवाली नजर आ रही है, राइट। तो ये स्टॉक्स बहुत तेजी से घटे हैं। इंडस टावर तो खैर नतीजों के दम पर घटा है, बाकी ग्रेन्यूल्स, मैकडोवेल, डेल्टा नाम का एक और स्टॉक भी गिरा है। इतनी लंबी हम तेजी की बात करते हैं, इतनी चाइना 1+1 स्टोरी, इतनी इंडिया शाइनिंग, और सर ये मार्केट मतलब जरा से न्यूज पे इतना मतलब सर स्टॉक में डैमेज हो जाता है सर। ये मुझे तो कई बार ये हॉलोनेस, शैलोनेस से बड़ा अजीब लगता है सर। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हमें पता है। सॉल्यूशन नहीं है। नहीं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये है सर, ऊपर में लेना नहीं है सर, जितना मर्जी अच्छा लगे नहीं लेना है ऊपर ये जब 17,800 ऊपर है कि नीचे? आज मेरे सवाल बहुत आ रहे हैं, मेरे अंदर का हो सकता है बजट के बाद ये ऊपर ही हो जाए, ये भी ऊपर लग गया। शिव बोलो, बजट के बाद 17,800 ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट अगर 17,800 के नीचे टिक गए करके अगर ब्रेकडाउन होता है तो कितना नीचे? 17,200, 17,200, 300। नेक्स्ट वो टूट गया 16,500, 17,200, 300। सर मैं कह रहा हूँ चलो प्रॉब्लम उसमें भी नहीं, अभी भी देखो इंडेक्स में तो कुछ डैमेज नहीं। अभी आप बता रहे थे 18,150, क्या 250 पॉइंट स्टॉक्स का डैमेज देखो ना। मैं शैलोनेस बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि निफ्टी इज द बेस्ट स्टॉक, क्योंकि 50 स्टॉक हैं, वो तो बैंक निफ्टी तो 2.5 स्टॉक्स हैं, 2.5 को कर लिया। वो कोटक सारी जिंदगी 1800 का भाव। जब मैं देखता हूँ सर, कोई न्यूज देता है ना कि आज कोटक बढ़ा हुआ है, तो देखता हूँ 1800 रुपए। आज कोटक ने आउट परफॉर्म किया तो देखता हूँ 1800 रुपए। आज कोटक में पॉजिटिव न्यूज आई है तो देखता हूँ 1800। मतलब वो कहीं, मुझे तो कोई भाव ही नहीं, मतलब मैं तो मतलब मेरी स्क्रीन पे नहीं है, मैं इसलिए कहीं बात होती है तो देख लेता हूँ, और उसके बाद घटने पे मतलब कहीं कहाँ जा रहे हैं सर स्टॉक। सिर्फ एक वो आईसीआईसीआई एक्सेस और इन्होंने आउट परफॉर्म करके कुछ किया। आज देखो ऑटो थोड़े बचे हुए हैं बस, बाकी तो सब मामला ढीला है। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, और वो भी किसी को पसंद भी नहीं आ रहे, किसी को लेना भी नहीं। 1 मिनट, सुबह खाली एक बंसल जी ने जरूर मारुति का लेवल दिया था, मारुति के टारगेट आए भी थे। एक बार जरा बंसल जी से अपडेट लिया जाए मारुति पर, बताएं सर। अनिल जी प्रॉफिट को बुक कर लें और आराम से अनिल जी 26 जनवरी बनाएं के। लेकिन एक चीज है दीप, सुबह का हमारा आज का स्टॉक ऑफ ड डे टीवीएस मोटर, जो हमारा अंदाजा था कि 5-1% तक की तेजी बननी चाहिए, एग्जैक्टली 5.25% अभी भी ऊपर है। डे हाई पर है, ये देखिए डे हाई पर है, नतीजों के बाद डे हाई पर 1040। ये फ्रेश मूव है, आखिरी मिनटों में कुछ जो आधे घंटे में हम जा रहे हैं, ये और दमदार मूव आती हुई दिख रही है। आइए, टीवीएस मोटर की ही बात चल रही है तो आइए जरा टीवीएस मोटर पर ही फोकस किया जाए। अच्छे नतीजों के बाद टीवीएस मोटर में खरीदारी करनी है या करनी है मंदी? आशु जी, आपको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह है बुल वर्सेस बेयर। तैयार है वरुण, तैयार है आशीष। दोनों आ जाए एक बार फ्रेम पे तो मैं सवाल पूछूं। हाँ, जरा तेजी और मंदी के दोनों तर्क जानने जाए कि टीवीएस मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिसके चाहने वाले भी बहुत हैं, दोनों ही तरफ। कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि ये बढ़े, कुछ लोग ये चाहते हैं कि घटे। ये केस रिवर्सल हो गया सर, कुशल बेयर बन गया और वरुण बुल बन गया। अच्छा, कुशल में आशीष समझा जाए, कुशल ओके, और उन्हीं का सेक्टर है, उन्हीं की कंपनी अट्रैक्ट करने वाली, वो बेयर बन के आए। तो चलिए वरुण, करिए शुरुआत अपने तर्क के साथ। डेफिनेटली अनिल जी, तो बुल बनने का सबसे पहला तर्क बता देता हूं, क्योंकि ट्रेडर्स डायरी में लिया था और बाय कॉल दिया गया था, इसके लिए कहीं ना कहीं कुशल ने मुझे कहा कि तुम ही बुल बन जाओ, तो इसके लिए मैं बुल बन के आया। और यहाँ पे तर्क जो है सबसे पहले कंपनी के नतीजों का ही है। नतीजों में अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली, रियलाइजेशन जो है उसमें सुधार देखा गया। और देखिए, ऐसे माहौल में भी करीब 15% के आसपास आय बढ़ी है। मार्जिन यहाँ पे भी बढ़ोतरी होकर आई है, करीब 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी है। कंपनी का मुनाफा 23% बढ़ा है, हमारा अनुमान 335 करोड़ का था, 353 करोड़ पे आया है। तो हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट को इन नतीजों ने सरप्राइज किया है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बुल का तर्क जो है वो यही है कि नतीजों में एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। चलिए, यहाँ पर वरुण, नतीजों में तो आउट परफॉर्मेंस है, वो अभी के नतीजों में है, क्योंकि प्राइस हाइक्स का बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिखा है। पर साथ साथ आपको वॉल्यूम्स पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि
कमेंट्री एक्सपोर्ट्स को लेकर जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, कोई भी कमेंट्री नहीं आई है, तो ये देखना काफी अहम हो जाता है कि ग्लोबल मार्केट्स में इनकी किस तरह से आगे चलकर वॉल्यूम्स हैं। और काफी सारे एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर कमजोर वॉल्यूम्स की वजह से इनकी ओवरऑल जो रेवेन्यू फ्रंट है आगे चलकर थोड़ी सी धीमी भी रह सकती है। डेफिनेटली वॉल्यूम्स को लेके एक्सपोर्ट्स के कोई कमेंट्री नहीं आई, लेकिन ईवी अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब तो वैसे भी ईवी में जो सबसे आगे बढ़ेगा उसका ही समय बेहतर रहने वाला है। इस कंपनी के आप ईवी सेल्स देखिए, साल दर साल अगर आप देखेंगे तो एक समय था करीब 20,000 के आसपास गाड़ियां बेचा करते थे, अब करीब 29,000 के आसपास गाड़ियां जो है इन्होंने बेची है। तो ये एक अच्छी बात है कि ईवी सेल्स जो है वो लगातार कंपनी की बढ़ते जा रही है और ये शायद नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जो है इस कंपनी के लिए रह सकता है। बिल्कुल वरुण, आपके पॉइंट में एक और पॉइंट भी जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर ईवी सेल्स इन्होंने अपनी कमेंट्री में भी कहा था कि पिछली तिमाही के मुकाबले डबल होती हुई दिखी है। तो ये तो जरूर है कि ईवी सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, पर साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि कंपनी के लिए जो कंपटीशन है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कौन कितना किसका मार्केट शेयर होगा ये देखना काफी अहम हो जाता है। क्योंकि अभी टाटा मोटर्स अगर हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका 85% से ज्यादा मार्केट शेयर है। अब आगे चलकर जैसे जैसे गाड़ियां, अपने ऑटो एक्सपो में भी देखा कि यहाँ पर काफी सारी कंपनियां पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अपने लॉन्च करते हुए दिखी थी, तो मार्केट शेयर की फाइट आगे चलकर ये बढ़ सकती है। डेफिनेटली मार्केट शेयर की फाइट जरूर बढ़ सकती है, लेकिन मार्जिन की फाइट जो है उसमें कंपनी आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्जिन इस क्वार्टर में बढ़े हैं। कमोडिटी के दाम अगर आप देखेंगे तो साल दर साल वहाँ अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन ये कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ाते जा रही है। और ये लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, लग्जरी भी नहीं बोलो तो कम से कम बाइक्स, कार्स, इसमें एक बार दाम बढ़ गया ना फिर कभी घटते नहीं है। तो कमोडिटी के दाम गिर रहे हैं, दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, तो मार्जिन को यहाँ से काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में भी हो सकता है कि आपको बेहतर मार्जिन जो है इन कंपनीज के दिखाई देने मिलेंगे, उसके चलते जाहिर सी बात है ईपीएस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, तो प्राइस रियलाइजेशन काफी बेहतर साइड पर हो सकती है, पर इसी को लेकर ही आगे चलकर चिंता हो सकती है डिमांड वर्टिकल में, क्योंकि आगे चलकर अगर आप कीमतें लगातार बढ़ाते हुए नजर आएंगे तो हो सकता है कि डिमांड पर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखे। साथ ही कमोडिटी की जो साइकिल है वो हर वक्त गिरावट पे नहीं रहेंगी, अगर आगे चलकर बढ़ती है तो यहां पर ओवरऑल मार्जिन्स पर जो अभी ये लोग 10% पर हैं, आगे चलकर रिड्यूस भी हो सकती है। डेफिनेटली काफी सारी दिक्कत है, लेकिन जेफरीज को लगता है ऑल इज वेल, 1550 के टारगेट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी तगड़ा अपसाइड जो है वो जेफरीज को टीवीएस मोटर्स में दिखाई दे रहा है। देखिए वरुण, दमदार नतीजे आने के बावजूद भी सिटी यहाँ पर अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि इन्होंने लक्ष्य जो है 700 रुपए के पहले थे, अब 800 रुपए के दे रहे हैं, पर अभी भी मेंटेन सेल है। मेंटेन सेल है, 800 का टारगेट आ रहा है आपके लिए यहाँ पर सिटी की तरफ से। जेफरीज 1550, बड़ा डाइवर्जेंस आ रहा है, 1100 के आसपास आपको शेयर दिखेगा। तो बुल और बेयर दोनों के ही तर्क आपके सामने टीवीएस मोटर्स के लिए रखे हुए, बट फिलहाल स्टॉक एक्सपायरी से पहले, नतीजों के बाद बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है आपको दिख रहा है, 5.5% ऊपर, वो भी ऐसे बाजार में जहां पर आप 225 पॉइंट का कट निफ्टी पर देख रहे हैं। एक बार टीवीएस मोटर्स का चार्ट चेक भी हो जाए। सुमित जी क्या कहेंगे टीवीएस मोटर्स के लिए? दीपांशु, मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर में गिरावट जो होनी थी वो हो चुकी है। टीवीएस मोटर और ऑटो सेक्टर यहां से एक अच्छा तेजी दिखाएगा। टीवीएस मोटर में वैसे भी लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत मिल चुके हैं और पिछले 5-7 दिनों के हाई लेवल पे स्टॉक आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर आने वाले दिनों में 1100 का लेवल क्रॉस करेगा और ऊपर में 1200 रुपए तक के लेवल भी टीवीएस मोटर में देखने को मिलेंगे। कोई भी डिप में इसमें खरीदारी करना चाहिए और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना चाहिए। नीचे में इसका सपोर्ट 980-990 के पास है, ये लेवल अगर टूटेंगे तो ही गिरावट आएगी, नहीं तो डिप में खरीदारी करके चलना है। ऊपर में 1100 के प्लस के लेवल जल्दी टीवीएस मोटर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस, कुणाल जी चार्ट पुल अप कर लीजिए क्योंकि इसके नंबर्स आपके स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आईजीएल, इस पर रखते हैं नजर। मुनाफा ये फर्स्ट कट पर आपके लिए आते दिख रहा है, 278 करोड़ का मुनाफा आया है। हमारा अनुमान 360 करोड़ का था और 416 करोड़ से घटकर 278 करोड़ का मुनाफा है, तो बेहद खराब मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने आते हुए दिख रहा है। क्यूओक्यू ऑफ कोर्स कंपैरिजन होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन। आईजीएल मुनाफे ने तो किया है निराश। आय, यहां पर भी हमारा आय के आंकड़े का इंतजार है, देखते हैं आय किस लेवल पर आपके लिए आती हुई दिख रही है, बट मुनाफे ने तो बेहद निराश किया है जहां तक आईजीएल का अनुमान आपके लिए बनते हुए दिखा है। आय हम अनुमान लगा रहे हैं कि करीब 4.5% बढ़कर 3,710 करोड़ की आनी चाहिए, 3,554 करोड़ से बढ़कर ये आपको आनी चाहिए। आय के आंकड़े का इंतजार हमें करना है, देखते हैं किस तरह का आंकड़ा इस पर आएगा, बट फर्स्ट कट पर मुनाफे का आंकड़ा तो बेहद डिसअपॉइंटिंग है। कुणाल जी जरा बताएं सर, चार्ट पर आईजीएल पर राय।
देखिए 2 दिनों से दीपांशु स्टॉक करेक्ट कर रहा है, तो लगभग 432-33 के दाम से करेक्ट होता हुआ अब ये 410 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 405 से लेकर 400 के आसपास दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है और थोड़ी गिरावट आए, और वैसे भी स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इसमें कट आएगा इन स्तरों से इसकी संभावना कम दिखती है, तो कोई नई शॉर्टिंग की मेरी राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उनको 400 रुपए के आसपास अगर शॉर्ट की पोजीशन आपकी पहले की बनी हुई है तो प्रॉफिट बुक कर लेने की मेरी राय होगी। स्टैंड अलोन आय बिल्कुल अनुमान मुताबिक आपको आती हुई दिख रही है। 3710 करोड़ का हमारा अनुमान था, 3711 करोड़ की आपको आय है, तो एकदम अनुमान मुताबिक आय आई है। 4.5% की बढ़ोतरी हुई है, 3554 करोड़ से बढ़कर 3711 करोड़ की आय है। बट मुनाफा काफी कमजोर रहा है। देखेंगे अगर कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी है जिसकी वजह से आपने मुनाफे पर इतना बड़ा कट देखा है, क्योंकि काफी बड़ा मिस है जहां तक मुनाफे का सवाल है। 416 करोड़ के हमने 416 करोड़ से गिरकर 360 करोड़ के मुनाफे का हमने अनुमान लगाया था, उसके सामने सिर्फ 278 करोड़ का मुनाफा है। देखते हैं अगर कुछ टैक्स एडजस्टमेंट या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुनाफे में हिट है, बिकॉज आय बिल्कुल अनुमान मुताबिक आई है। ओवरऑल कामकाजी तौर पर भी देखना पड़ेगा किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। वैसे हम उतने खास नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जहां तक आईजीएल का सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे आईजीएल से और आते हैं बजाज फाइनेंस पर, क्योंकि इसके नंबर्स आने वाले हैं। एक बार वरुण से जान लिया जाए अनुमान बजाज फाइनेंस का। वरुण बताइए। ओके, तो दीप नंबर्स अच्छे रहने का अनुमान है। एनआई में 25.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 41% की बढ़ोतरी होगी, 3000 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे वो काफ़ी अच्छे थे। जो लोन बुक है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। कंपनी के अगर आप देखेंगे एयूएम में 27% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। डिपॉजिट बुक अगर आप देखें तो 41% के आसपास की बढ़ोतरी वहां पे भी देखने मिली है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 25.1 पे था। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन काफी अच्छी थी। इस चल के हमारा अनुमान है कि कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे। मार्जिन और स्प्रेड जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको शायद देखने मिल सकती है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें ऑलमोस्ट वो फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और करेक्शन एफिशिएंसी जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। तो की पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो वो ठीक ठाक रहेंगे। ग्रोथ एनआई और मुनाफे में अच्छी रहेगी। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस जिसके नंबर्स आने वाले हैं। देखते हैं कैसा रिएक्शन रहेगा। अब दिग्गज एनबीएफसी है तो बाजार की होप भी रहेगी। देखते हैं मूव कैसा आएगा। एक बार चार्ट पे भी चेक ले लिया जाए। बजाज फाइनेंस बंसल जी 5800 का एग्जैक्ट लेवल सर। दीपांशु इनमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दीपांशु बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को देखें तो टेक्निकल चार्ट इनके खराब हैं, तो किसी तरीके की बॉटम फिशिंग का इरादा नहीं है। तो किसी तरीके की बॉटम फिशिंग का इरादा नहीं है, उछाल में बिकवाली की राय है। और इन स्तरों पे दीपांशु कुछ बेचना हो तो रेन इंडस्ट्री, स्टार्टअप पावर अच्छे विकल्प लग रहे हैं। बजाज फाइनेंस पुल बैक लेगा तब देखेंगे, बट स्ट्रक्चर खराब है, बॉटम फिशिंग से बचें। बॉटम फिशिंग से बचें, यह है आपके लिए बजाज फाइनेंस। आइए 320 की अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटजी ले ली जाए। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा हमारे बाजार को देखते देखते फिसल गए अनिल जी। अब 160 अंक नीचे हैं, डेज लो पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 1% का कट नैस्डैक फ्यूचर्स पर आ रहा है। आपने सुनी एक बात, दुबले को 2 आषाढ़? नहीं मतलब एक कहावत है। हाँ, आषाढ़ महीना जो होता है उसमें ना जो फिजिकली थोड़े जो कमजोर लोग होते हैं ना, हाँ, उनको बड़ी दिक्कत होती अच्छा। है। और कभी कभी वो हिंदू साल के मुताबिक कभी कभी कोई महीना डबल आता है। अच्छा, तो अगर कोई कमजोर आदमी और किसी साल में 2 आषाढ़ आ जाए तो कुणाल जी ने सुनी है। कुणाल जी आपने सुनी है ये कहावत किसने? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत पुरानी कहावत अनिल जी, आज आपके मुंह से सुनी तो अनिल जी बड़ा अच्छा लगा। अनिल जी बहुत पुरानी बात आपने कही अनिल जी। अच्छा हो आपने ये नहीं कहा आप बहुत पुराने हो गए अनिल जी, इतनी पुरानी चीज लेके आए। मुझे तो लग रहा है कुणाल जी ना वो कि कुछ ना ये ऐसे ही बोल देते हैं कि बहुत सुनी हुई है। ये ना वैसे ही है जैसे आप अनिल जी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ना मतलब जैसे कुणाल जी पे इतना शक करने की पर ये वाली तो सर मैंने भी नहीं सुनी, बहुत सुनी है। तो ये ऐसे मुझे थोड़ी सी ना इसमें टिंज ऑफ गोली लग रही है। इनको टेस्ट करने के लिए ना मैं कैसे टेस्ट करने के लिए अनिल जी पता क्या करता हूँ, आप ना व्हाट्सएप ग्रुप में होते हो किसी ना फैमिली के ग्रुप में, आप किसी का ना गलत बर्थडे विश कर दो, लाइन से लोगों के चालू हो जाते हैं बर्थडे। मैं जान के करता हूँ करने के लिए, किसी को होश नहीं है। हाँ मैं फैमिली ग्रुप में भी ऐसे ही करते हो? सर टेस्ट करना पड़ता है, रॉन्ग फेक ब्रेकआउट तो चेक करने पड़ते हैं। अब तो मुझे आशु जी से कोई कंप्लेन ही नहीं थी। अभी तक मुझे लगता था सारे मतलब हमारे
हमारे एक्सपर्ट के ग्रुप के साथ ही आप ऐसा करें, फैमिली में भी ऐसा करें फिर तो सर आप ट्राई करके देख लेना बड़े ग्रुप तो में वहाँ किसी पे, को। अच्छा फिर वो लोग वहाँ पे लोग आपसे कैसे बचते हैं, या वो कैसे, मतलब क्या कोई उनका ऐसे ही जैसे यहाँ बचते हैं। 2-4 दिन के लिए हमें भी आपके फैमिली ग्रुप में ऐड करो ना, हमें भी तो तरीका पता चले कि आशु जी से निपटना कैसे है। सर एक रॉन्ग विश कर दो 10 लोगों के विश आ जाते हैं, कहते हैं भाई बर्थडे नहीं था, चेक कर रहे थे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इससे सिद्ध हो गया अनिल जी कि आशु जी मुझे बिल्कुल परिवार का सदस्य मानते हैं अनिल जी। तो इसीलिए अनिल जी मुझे फोन कर रहे हैं, तो अनिल जी मैं मान के चल रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि भाई एक साथ मतलब है ना ज्यादा खराब वाली हो, तो एक तो पहले से हमारी हालत खराब है, ऊपर से डाउ और आ गया है, तो इसको कहते हैं दुबले को 2 आशार। तो मतलब ये और अपनी कमजोरी बढ़ाने के लिए इसी की वजह 200 ऊपर हो जाता, थोड़ा सा मूड माहौल ठीक रहता, कुछ तो ठीक रहता। अब देखिए दीप क्या है कि क्या करना है, इसका जवाब है नोटा। उसका रीजन ये है कि लेने की तो हिम्मत और मन दोनों ही नहीं है, न डाउ को देखकर न अपने बाजार को देखकर, और बेचने के लिए लेवल थोड़ा सा ऐसा है ना जो सपोर्ट के आसपास आता है, तो वहां पर आपका बेचने का भी मन नहीं होता है। हो सकता है अगर समझो परसों 2 दिन का मामला है, डाउ खाली कल का ही मामला, आज रात का ही होता तब तो फिर भी ठीक है कि चलो डाउ दिख रहा है, ये दिख रहा है, पता चले 2 दिन में डाउ क्या हो, परसों सुबह डाउ फ्यूचर्स, यानी कि 3 चीजों से आपको निपटना है, आज का डाउ, कल का डाउ और परसों सुबह का डाउ फ्यूचर्स। तो इसलिए बेहतर है कि शांति से आराम से बैठे, नई सीरीज की शुरुआत में देखा जाएगा कौन सा गणतंत्र दिवस मनाए। जो है पोजीशन, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला देता हूं, लॉन्ग पोजीशन है 17,700 का पुट ऑप्शन आपके हाथ में होना चाहिए। शॉर्ट है तो आशु जी बैठे, कोई टेंशन की बात तो है नहीं, फिर भी अगर आपको हेजिंग करनी है तो 18,100 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 41,575 675 के आखिरी सपोर्ट रेंज में बंद हो रहा है, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बैंक निफ्टी को रिकवर होना है तो परसों ही होना पड़ेगा, परसों ही। अगर नहीं हुआ 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी बढ़िया खासा अच्छा खासा खराब होगा। तो परसों जब हम शुक्रवार को सुबह ट्रेड पे लौटेंगे तो आपको निफ्टी नहीं देखना है, आपको जो डायरेक्शन लेना है बाजार का बैंक निफ्टी से लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस जगह बंद होने जा रहा है वो एकदम मेक और ब्रेक लेवल, आखिरी सपोर्ट रेंज में 41,575 41,675 675 पे क्लोजिंग थी, 578 का लो था, इसलिए मैं इस 100 पॉइंट की रेंज को बार बार आपको बोल रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, लॉन्ग पोजीशन है, तो 41,500 या इसके नीचे का जहां जो आपको ठीक लगे, बैंक निफ्टी में जरूर 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 पुट ऑप्शन आप लेके जाइए, 100% लेके जाइए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है। आप देखो दीप, कल ही 43,078 था आपका, आज ही आप देखिए मुश्किल से 2 सेशन में आप 1,500 पॉइंट खो चुके हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर की रेंज नीचे की रेंज दोनों मिल गई, और इस रेंज में आप 4 हफ्ते बिता चुके हो, लेकिन ऊपर नीचे की दोनों रेंज टेस्ट करने में आपने 2 दिन भी नहीं लगाए पूरे ढंग से, करेक्ट। इसलिए बैंक निफ्टी में 100% आपका हेजिंग पोजीशन होना चाहिए। शॉर्ट है तो ऐसे चिंता की बात नहीं, फिर भी 41,800 या 42,000 आपकी सुविधा के अनुसार आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। मेरी राय होगी कि फिलहाल कुछ न करें, निफ्टी में जरूर थोड़ी 100-125 पॉइंट की जगह है, 41,775-800 तक की जगह है। बैंक निफ्टी एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे, इसलिए कहना मुश्किल है। ये भी हो सकता है अगर कमजोरी होनी हो तो शुक्रवार को सिर्फ निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में ना हो, और अगर मजबूती होनी है तो फिर एकदम सपोर्ट लेवल पर बैंक निफ्टी है। तो लेट्स सी क्या होता है। सो बेहतर ये कि 2 दिनों के लिए नई पोजीशन ना बनाए, नहीं बने, ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। बिल्कुल, फ्राइडे को आएंगे फिर देखेंगे क्या करना है, नई सीरीज की भी शुरुआत होगी तो ज्यादा क्लैरिटी वहां पर होगी। सर बजट का मूड खराब कर दिया इस मार्केट ने, कुछ भी करो, बजट से जस्ट पहले ये फालतू बात मत करो आप। 18,200 पे कौन सा आपका अच्छा था भाई साहब? नहीं सर, नहीं अच्छा 18,200 पे आपका तो उतना ही खराब रहता है। नहीं सर, जिस तरह से आज स्टॉक्स टूटे, जस्ट मतलब बजट से 3 दिन पहले की एक्सपायरी, मतलब सर जो रियल, देखो मैं कुछ भी बोलूं सर, सब लॉन्ग तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ तो सबका ज्यादा तो लॉन्ग ही होते हैं। हाँ, ज्यादातर लॉन्ग होते हैं सर। इस तरह से मतलब इतनी गंदी एक्सपायरी और सेंस में कि बजट का ना जो एक माहौल बनता है ना सर मार्केट के लिए, तो मतलब एक माहौल बनता है अच्छा, एक अच्छी मतलब डिफरेंट इवेंट है, तो मोमेंटम बहुत खराब कर दिया। एक मिनट जल्दी से, एक बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, ऑप्शन देना है मुझे, कैश का ऑप्शन। मैं सोच रहा हूँ कॉन्ट्रा कॉल ले लेते हैं। आज एक्सपायरी डे था, मंथली एक्सपायरी था, निफ्टी के अंदर जो फॉल होना है हो चुका है, शायद छोटा मोटा कोई और डिप आए, बट ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा 2-4 दिनों के अंदर। तो निफ्टी के अंदर 17,800 वाला कॉल यहाँ पे खरीदारी करना है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाला 221-224 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 17,800 का कॉल निफ्टी का खरीदारी करना है, 171 इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 271 का बनेगा,
दूसरा टारगेट बनेगा 321 का बनेगा। तो निफ्टी का 17,800 का कॉल खरीदारी करें 171 के स्टॉप लॉस से 271 और 321 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी। अब कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी का आप ऑप्शन खरीद कर जाएं 17,800 की कॉल। इस बीच बजाज ऑटो के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और 1214 करोड़ से बढ़कर यहां पर आपके लिए मुनाफा आते हुए दिख रहा है 1490 करोड़ रुपए का अनुमान था, उससे अनुमान से मच बेटर। हाँ, मच मुनाफे का आंकड़ा बेहतर दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर। 1490 मतलब 125 करोड़ से आपने बीट किया है अनुमान को, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और 1214 करोड़ से बढ़कर जो 1490 का आंकड़ा है वो अच्छा है। तो अब तक मारुति, टीवीएस और अब बजाज नंबर्स आपको अनुमान से बेहतर दिखते हैं। 9,315 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है, अनुमान 8,950 करोड़ का था। आय भी अनुमान से बेहतर आती हुई दिखी है। 9,022 करोड़ के सामने आपको ये आय का आंकड़ा 9,315 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। तो आय अनुमान से बेहतर है, मुनाफा अनुमान से काफी बेहतर है जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है। टीवीएस और मारुति के ट्रेंड में बजाज के भी बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स। और फाइनल क्लोजिंग भी आ गई है अनिल जी। 17,900 तो होल्ड कर लिया, तो जो 850 की आप बात कर रहे थे उसके तो कंफर्टेबली ऊपर क्लोजिंग है, बट 42,000 के काफी नीचे, काफी नीचे 41,690 पर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख रहे हैं। आज के मेन कल्प्रिट्स बैंक से, बट ब्रॉड बेस सेल ऑफ आया। पीएसयू बैंक सबको 3.5% गिरे हैं, बट ग्रॉस बेस बैंकिंग फाइनेंशियल सेल ऑफ जो आया मार्केट में, ये कंसर्न बन सकता है सर, जो आप कह भी रहे थे कि फ्राइडे को होल्ड करना है वापस इस लेवल को। दीप, क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तो खराब हुई है, क्योंकि देखो इतनी बार हम गिरे, बार बार नीचे भी आ रहे थे। 41,725 के आसपास का लो भी बनाया, पुराना लो 41,575 675 का, वहां नहीं पहुंचे। 725, 800, 900 बहुत बार आते थे, लेकिन बंद होते थे 42,000। आज मेरे ख्याल से क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमारी टीम निकाल के बताए तो मेरे ख्याल से 3 हफ्तों की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है। 42,000 के नीचे बंद ही नहीं हुए। और क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ने मन बना रहा था, न तो 42,000 के नीचे बंद होना है, न 43,000 के ऊपर होना है। तो आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे तो रेंज तोड़ी है नीचे की। आखिरी जो उम्मीद है 41,575 675 वहां पर जाकर बंद हुआ है। और ये देखो, ये लेवल जहां बंद हुआ है, ये बात 2 बजे भी हम ये इस लेवल की बात कर रहे थे, ये आखिरी उम्मीद है, एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ। तो अब बैंक निफ्टी में एक और ब्रेक, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल क्लोजिंग तो खराब हुई है, लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद ढेर सारा एक्शन है आपके लिए, वो मैं आपके सामने रख दूं। पहले तो ये कि कल है गुरुवार 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, आपको धूमधाम से जोश खरोश से मनाना है। मार्केट तो ठीक है, ऊपर नीचे चलते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन देश के प्रति जो सम्मान है वो दिखाने का और ये जश्न मनाने का दिन है कल आपका, जरूर मनाइए। और बीच बीच में जब मौका लगे बजट की पाठशाला भी देखिए, जो आज हमने आपको दोपहर में भी दिखाई थी। अगर आप किसी वजह से नहीं देख पाए या फिर बजट की पाठशाला है, देखने में समझने में टाइम भी लगता है जी, तो आज कल छुट्टी के दिन आप बजट की पाठशाला देख पाएंगे। दोपहर में 3:30 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 9:30 बजे, आपके समय के अनुसार सब सुविधाओं के साथ। ये है आपके लिए बजट की पाठशाला। इसके अलावा आप जो बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े, जूते और एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि वो असली ही हो। क्या बात कर रहे हैं? मतलब क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बिकने वाले 25 से 30% प्रोडक्ट नकली होते हैं। दिलचस्प बात यह कि ये रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर आधारित है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, क्यों और कैसे नकली प्रोडक्ट का कारोबार फूल रहा है और इस पर कैसे नकेल कसी जा सकती है, और एक ग्राहक के रूप में आप असली और नकली की पहचान कैसे करें। हमारे साथ होंगे इस खास चर्चा में साथ देने के लिए नक्कालों ने बजाया ब्रांड का बाजा। नकुल पसरीचा होंगे, प्रेसिडेंट ASPA के, जो कि ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन है। कुमार राजगोपालन साहब है, जो कि CEO है RAI राय रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अनीशा मोटवानी जी हैं, वो ब्रांड और इनोवेशन एक्सपर्ट है। इन तीनों से करेंगे बात। एक्चुअली ये कई बार मैंने भी नोटिस किया, 1-2 बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जो ब्रांड समझ के अपने लेते हैं, ऐसा सोचता है कि इतनी घटिया ब्रांड कैसे, इतने घटिया कपड़े कैसे। पैसे नहीं, पैसे पूरी वाली का ओरिजिनल के दिए फर्स्ट कॉपी। हाँ, मतलब और ऐसे से अच्छी ब्रांड के, और 1-2 धुलाई में ऐसा लगता है कि ये तो मतलब फैशन स्ट्रीट से भी गया गुजरा है। आपके साथ हुआ है सर? सर ये बेसिकली ये बात हो रही है तो नॉर्मली लग्जरी ब्रांड्स की हो रही है, जिसको मैं कहता हूँ हमेशा प्लस रखना चाहिए। एक तो रेट बढ़ते हैं, सही रेट बढ़ते हैं और बढ़िया, लेकिन
ये मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि सर मैं मतलब इंसिडेंटली बाहर कोई ना कोई है तो बाहर से ही मंगवा लो ना। हाँ, तो वो ज्यादा ऑथेंटिसिटी रहती है, मतलब यूएस के आउटलेट से, स्पेशली ऑनलाइन वगैरह में ये बड़ा मुश्किल मामला होता है, नकली आने के चांसेस बहुत ज्यादा। और ऑनलाइन की इंडिया साइट्स में सर वो हो सकता है, या मतलब मुझे नहीं लगता स्टोर्स पे भी ऐसा होता है यहाँ के, मतलब अगर आप जियो या फिनिक्स मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सर ऐसा होता होगा। बट वो जो अगर जहाँ फर्स्ट कॉपी मिलते हैं सर, वो तो मतलब मिल ही रहे हैं, फर्स्ट कॉपी बोल के ही मिल रहे हैं उसमें तो। हाँ, नहीं फर्स्ट कॉपी अब बोल के मिले ऐसा धोखा नहीं है, वो तो फर्स्ट कॉपी, रेट भी तो फर्स्ट कॉपी वाला है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहाँ है कि जब आप पैसे पूरे वाले दौर मिले फर्स्ट कॉपी। सर ऐसा मतलब आप क्या मानते हैं सर कि मतलब जो ये फिनिक्स मिल के स्टोर्स हैं या जियो के स्टोर्स हैं, वो फर्स्ट कॉपी रख लेंगे? वहाँ नहीं हो सकता सर, मतलब आई डोंट नो, बट इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा देखने के लिए सर कि क्या होगा। अगर क्रिसिल की रिपोर्ट है भाई, रिपोर्ट भी क्रिसिल की है, तो वजन तो है क्रिसिल की रिपोर्ट में, कहीं कहीं से तो ढूंढ के उन्होंने निकाली। इस पर जरूर चर्चा होगी। केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कर रही है काम। ऐसे में बजट में इस बार कई ऐलान हो सकते हैं ईवी से जुड़े हुए। इंडिया 360 डिग्री में हम बात करेंगे बजट से ईवी सेक्टर की क्या है उम्मीदें। हमारा आज का कवर स्टोरी है, बजट से दौड़ेगी ईवी सरपट। भारत ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस इसकी सफल टेस्टिंग की। ये मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और iOS को देगा टक्कर। हम बताएंगे इस स्वदेशी ओएस के बारे में, सब कुछ जानेंगे कि ये ओएस कितना मजबूत है, क्यों है इसकी जरूरत। आत्मनिर्भर भारत का भरोसा, ये है भरोसा भार ओएस। सर हमारी टीम बहुत क्रिएटिव है एकदम, नाम वाम बनाने में एकदम, और कंटेंट तो लाजवाब है एकदम। तो इंडिया 360 में ऐसी रात 8 बजे प्राइम टाइम पे काम की स्टोरीज और कहीं नहीं मिलेगी। आलतू फालतू के चक्कर में पड़ी मत, यही देखिए। आइए, टैक्स प्लानिंग को लेकर अगर आप हैं परेशान, मन में है कई सवाल, तो चिंता न करें, आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एनपीएस का रामबाण, जहां एनपीएस को लेकर आपको मिलेगा संपूर्ण समाधान। एनपीएस के फायदे और निवेश के तरीकों को जानने के लिए देखिए एनपीएस ट्रस्ट के सीईओ शशि कृष्णन साथ के साथ आज आपकी खास मुलाकात। आज नहीं, कल 26 जनवरी को शाम 6:26 पर। पेंशन है तो टेंशन नहीं। और बहुत ही बढ़िया ये इंटरव्यू जो मैंने किया था रिकॉर्ड, और उसमें शशि कृष्णन सर ने पूरा समझाया कि किस तरह से आप एनपीएस से फायदे उठा सकते हैं और किस तरह से ये टैक्स एफिशिएंट है आपके लिए। ओके, बजट को लेकर हमारा ढेर सारा प्लानिंग लॉक हो चुका है, फाइनल हो चुका है। बिग बजट पैनल होगा आपको बजट के दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच, और आपके साथ होंगे 4 बेहद खास मेहमान। रामदेव अग्रवाल सर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर, सुनील सिंघानिया साहब एबेकस से होंगे, मधु कैला साहब होंगे एमके वेंचर से, और साथ ही नीलेश शाह साहब होंगे कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। इन चारों के साथ हम करेंगे बजट बिग पैनल। बजट आ जाने के बाद, बाजार बंद होने के बाद, बड़ा बजट पैनल शाम 4 से 5 बजे होगा। इसके अलावा बजट महासभा, जहां पर हमारे बाजार के जाने माने दिग्गज, इंडस्ट्री के दिग्गज जुड़ेंगे हमारे साथ। नवनीत मुनोत साहब होंगे, आनंद राठी साहब होंगे, और रियल एस्टेट का आपको पूरा जायजा देने के लिए निरंजन हिरानंदानी साहब, बाजार की पूरी विश्लेषण विक्रम कोटक साहब के साथ देखिएगा, ये एक्सपर्ट्स भी होंगे। इसके अलावा बजट महासभा हमारे सुबह 10 बजे से भी हमारे साथ होंगे बसंत माहेश्वरी साहब, राहुल अरोड़ा साहब, अजय बग्गा साहब, विजय मंत्री जी, अरुण आनंद गिरी, वरिंदर बंसल, टीपी ओसवाल साहब, ये सारे वो जाने पहचाने चेहरे हैं जो आपको हर बजट पर जी बिजनेस पर दिखते हैं। और बजट के ऐलानों के दौरान ही रियल टाइम बेसिस एनालिसिस, बजट से पहले, बजट के बाद, कैश, वायदा कारोबार, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारी कॉल्स, और आपका चहेता पैनल जिसे आप हर रोज देखते सुनते और देखना सुनना चाहते हैं। आप YouTube, Facebook, Twitter, zbusiness.com, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देख लीजिए, कोई देरी नहीं, एकदम रियल टाइम बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। और हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, कुणाल जी, राकेश जी, आशु मदान सर, मसीन साहब, हिमांशु जी और सुमित जी, और भी शायद में किसी के नाम, जय ठक्कर होंगे। जय भी आ रहे हैं वापस। अच्छा, जय थोड़े दिन छुट्टियों पर थे और वो वापस लौटते हुए दिख रहे हैं, तो जय भी होंगे आपके साथ। तो सारे हमारे जो हैं आपके सामने, कुणाल जी, राकेश जी, जय हैं, और सेठी साहब, आशु मदान साहब, संदीप जैन साहब भी तब तक वियतनाम से आ जाएंगे छुट्टी मनाकर। इस वीकेंड तक हमने इससे ज़्यादा छुट्टी उन्हें दी नहीं है। सुमित जी, हिमांशु जी भी होंगे, वसीम साहब होंगे, नितिन जी होंगे। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा दिन भर जी बिजनेस के साथ आपके लिए। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, बजट के दिन आपको कैश मार्केट की कॉल्स, एफएनओ कॉल्स, और जो भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी भाषण से पहले, भाषण के दौरान और बजट के बाद
हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको रियल टाइम बेसिस पर मिलते देखेंगे। लेकिन एक और स्पेशल व्यवस्था की हमने ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में भयंकर भारी भरकम वॉल्यूम होते हैं। बजट का ऑप्शन ये आपको मिलेगा हर घंटे में 2 ऑप्शन, यानी कि हर आधे घंटे में आपको बजट का ऑप्शन मिलेगा। बजट के दिन आपको ऑप्शंस की बेहतरीन कॉल्स मिलेगी, ताकि बजट के दिन की वॉलेटिलिटी का आप फायदा उठा पाए ऑप्शंस के जरिए। तो ये भी आप मिस मत कीजिएगा। लेकिन जिन सबको ये कुछ नहीं करना है, बजट के दिन शांति से बजट देखना है, तो उन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं, उन्हें भी इनाम जीतने का भरपूर मौका मिलेगा। सर इसीलिए मैं ना वो हैशटैग ब्यूटी ऑफ स्प्रेड्स डालता रहता हूँ। ये ऑप्शन मिलेगा, ये मिलेगा। आपने ये नहीं बोला स्प्रेड्स मिलेंगे। हाँ, तो वो ऑप्शन में आया ना। हाँ, वैसे तो ऑप्शन में आगे स्प्रेड्स ही मिलेंगे। आपके होते हुए स्प्रेड ना मिले। ये बात तो सही है। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ थोड़े दिनों में मैं नाम ही किंग ऑफ स्प्रेड कर दूंगा आपका। हाँ, स्विंग के सुल्तान। सर वो इतना नहीं करना, नीचे ठीक है। नहीं, तो अगर आप जी बिजनेस पर बजट देखें तो आपकी कमाई होना निश्चित है, क्योंकि हर घंटे आपको एक सवाल का जवाब देना होगा, और उस सवाल के जवाब के अगर सही होने पर आपको मिलेंगे बम्पर इनाम। और मैं आपको बता दूं, आसान वाला ही पूछेंगे सवाल। कभी कभी आपको ये भी लगता है अरे इतना इजी भी कोई पूछता है क्या, क्योंकि हम इनाम देना चाहते हैं। जी, गलत नहीं करना चाहिए। अच्छे लोग हैं हर घंटे, वी आर गुड पीपल, तो हर घंटे आपको मिलेंगे बम्पर इनाम। और जैसे पिछली बार हमने गोल्ड कॉइन रखे थे, लेकिन वो फिर क्या होता है, वो एक आध आदमी को ही मिलता है। तो हमने सोचा इस बार नहीं, इस बार ज्यादा लोगों को दिया जाए, ढेर सारे इनाम, ढेर सारे लोगों को, तो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। ये बस ध्यान में रखिएगा। तो बजट बोनांजा भी आपको हर घंटे जी बिजनेस पर देखना है, ये बात पक्की है। तो चलिए, बजट पर ढेर सारी प्रोग्रामिंग, अगर आप खाली हमारी प्रोग्रामिंग की टीज देखते देखते थक गए हो, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग बनाने में हमारी टीम ने कितनी मेहनत की होगी। और अब इस मेहनत को सफल करने का वक्त आ रहा है, क्योंकि बजट का मतलब है जी बिजनेस। और आपने देखा पिछले 5 बजट से जी बिजनेस लगातार नंबर 1 बड़े मार्जिन के साथ। सारे बिजनेस चैनल्स में तो है ही, कई सारे आपके जनरल न्यूज चैनल से भी तेजी से आगे। और सर आप तो कल पिछले बजट में थे ही, पिछले बजट में, पिछले कई बजट में थे। हाँ, और पिछले नहीं, जो पिछले बजट में वो बता रहा हूँ, खास बात है तो कई बजट से, लेकिन कि हमारे व्यूअरशिप यूट्यूब पर जनरल न्यूज़ चैनल से भी ज़्यादा थी। और जनरली जनरल न्यूज़ चैनल को बिजनेस चैनल कभी पछाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको देखने वाले 100 करोड़ लोग हैं, हमें देखने वाले 10 करोड़ लोग होते हैं। लेकिन बजट के दिन जनरल न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स भी आकर जी बिजनेस देखना पसंद करते हैं, और उस दिन व्यूअरशिप उनसे ज़्यादा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। यानी कि वो जानते कि बजट का स्पेशलिस्ट आपका चहेता चैनल जी बिजनेस है, आपके सारे चहेते एक्सपर्ट्स हैं और दमदार पैनल है। तो आपको 1 फरवरी को एक्शन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और सुबह से हमारे साथ जुड़ना है। काफ़ी लोग तो 31 तारीख को ही पहुंच जाएंगे मुंबई में, सेकंड हाफ में क्लोजिंग वाला शो 31 तारीख को देखना भी आपको बड़े आनंद का मौका देगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले हफ्ते आज की छुट्टी मनाइए, सैटरडे संडे बजट की पढ़ाई करिए, और मंडे से पूरा एक्शन बजट हफ्ते का आपके लिए हम लेकर आएंगे। फिलहाल क्लोजिंग हो चुकी है फाइनल 17,891 पर निफ्टी बंद होता हुआ 226 अंकों के नुकसान के साथ, और बंद हुआ है आपके लिए सेंसेक्स 773 अंक नीचे 62,200 पर। निफ्टी बैंक ने 1,085 अंकों का नुकसान दर्ज किया है, 41,650 के आसपास बंद होता हुआ। डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 140 पॉइंट नीचे। मुझे और दीप को विदा लेने का वक्त है, उससे पहले धन्यवाद दिए बगैर तो काम चलेगा नहीं। जी आशु जी, स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आते जाते रहें। हाँ, तो क्या है कि थोड़ा हमें भी ज़्यादा काम करने की इच्छा होती, एंकरिंग को लेकर हमें जब कुर्सी पर खतरा दिखता है तो हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। और